Now, today we are going to start the discussion of section number 40, clause number B. Section number 40, clause number B is applicable only on partnership firms, not on any other associates. केवल पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी एप्लीकेबल होता है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म जन्म लिया है, मतलब उसका बार्थ हुआ है बाई अप्लाइंग पार्टनरशिप एक्ट 1932, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म का बार्थ हुआ है, वो जन्म लिया है बाई अप्लाइंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, दोनों के ऊपर सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी एप्लीकेबल होगा। आप लोग जानते ही हो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म होते थे उसमें सबसे बड़ा डिफिकल्टी होते थे कि पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड होते थे, एंड सबसे बड़ा एडवांटेज होते थे कि पार्टनरशिप फर्म ऑपरेट होते थे एक एग्रीमेंट का हिसाब से, वो पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते थे। बात समझ में आ रही क्या बता रहे? एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो बेसिकली ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म का एडवांटेज को इंटैक्ट रखते हुए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का एडवांटेज को एक्सट्रैक्ट करता है, एंड दोनों का मिक्सचर में बनता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। मतलब अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को एनालाइज करोगे, उसका स्ट्रक्चर को एनालाइज करोगे, तो आपको दिखाई देगा ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस का जो मेन एडवांटेज था फ्लेक्सिबिलिटी, वो तो है ही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंडर। साथ साथ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का जो मेन एडवांटेज होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, वो भी प्रेजेंट रहता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में। मतलब ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लाइबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होते थे, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होते थे ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म का। एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में वो डिसएडवांटेज रिमूव हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये लॉ का क्लास में आप लोग और भी अच्छा तरीका से अंडरस्टैंड करोगे। मोटा मोटी आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया कि नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी तो दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। एक बार हम लोग अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स के बीच में गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो होता है वो क्या होता है। उसके बाद हम लोग सेक्शन 40 बी को डिटेल में एनालाइज करेंगे। नाउ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स के बीच में जो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग के सामने निकल के आएगा, दैट इज पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म्स को प्रोवाइड करता है कैपिटल एंड और लोन, चाहे वो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है। बोथ केसेस में पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म्स को प्रोवाइड करता है कैपिटल एंड और लोन। देखिए, पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म्स को प्रोवाइड कर रहे हैं कैपिटल एंड और लोन, बदले में पार्टनरशिप फर्म्स पार्टनर्स को प्रोवाइड करता है शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉफिट अर्न कर पाए तो, एंड रेमुनरेशन प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप फर्म्स पार्टनर्स को, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन भी प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप फर्म्स पार्टनर्स को। बात आपको समझ में आ गया? तो देखिए, जो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ये सारा तो ट्रांजैक्शन है, और ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स इंप्लीकेशन क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने बताया कि पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म्स को कैपिटल एंड और लोन प्रोवाइड करते हैं। अब बताइए, ऐसा ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप फर्म्स के हाथ में इनकम कंसीडर किया जाएगा क्या? तब तो टैक्स इंप्लीकेशन होगा ना। अगर इनकम है ही नहीं तो टैक्स इंप्लीकेशन का सवाल ही नहीं आता है। अब बताइए मुझे, जब पार्टनरशिप फर्म्स को, चाहे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स चाहे ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स, दोनों केसेस में जब पार्टनरशिप फर्म्स के हाथ में पार्टनर से कैपिटल और लोन आता है, कैपिटल और लोन को पार्टनरशिप फर्म्स के हैंड्स में इनकम कंसीडर किया जाता है क्या? कभी नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो इनकम का मतलब रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन, कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन को तब इनकम माना जाएगा जब वो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 के अंडर कवर होगा। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 जो बेसिकली इनकम का डेफिनेशन होता है उसके अंडर कवर होगा, नहीं तो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन को कभी भी इनकम कंसीडर नहीं किया जाता है। तो पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फर्म्स को कैपिटल एंड और लोन प्रोवाइड करता है, कैपिटल एंड और लोन पार्टनरशिप फर्म्स के हैंड्स में कभी भी इनकम कंसीडर नहीं किया जाता है, वो तो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, एंड वो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 में कवर नहीं होता है, इसलिए इसके ऊपर कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं है। बट पार्टनरशिप फर्म्स जब पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन, ये सब पार्टनर्स के हाथ में इनकम कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये सारा क्या है, ये सारा रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है। इसके ऊपर टैक्स इंप्लीकेशन क्या है, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। साथ साथ पार्टनरशिप फर्म्स ये सब जो प्रोवाइड कर रहे हैं पार्टनर्स को, इसका डिडक्शन ले पाएगा क्या, इसके बारे में सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी आपको गाइड करेंगे। वही हम लोग आज स्टडी करने के लिए आए। मतलब हम लोग पार्टनरशिप फर्म्स के हाथ में बेसिकली डिडक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे लागू होगा वो डिस्कस करेंगे।
पार्टनर्स के हाथ में इनकम को कैसे टैक्सेबल किया जाएगा वो डिस्कशन नहीं करेंगे, वो जस्ट एक बार आपको बता देंगे। बट एक्चुअल में डिस्कशन जो होगा, पार्टनरशिप फर्म्स ये जो पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, रेमुनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका डिडक्शन अपना इनकम कंप्यूट करने के टाइम में ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, इसके ऊपर मेन हम लोगों का आज का डिस्कशन कैरी ऑन होगा। एंड इन केस ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप फर्म एट फर्स्ट अपना प्रॉफिट को डिटरमाइन करता है। पार्टनरशिप फर्म कैसे अपना प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं? जो भी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिटरमाइन करना चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू से जितना भी अलाउबल एक्सपेंडिचर होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, उसका डिडक्शन क्लेम करेगा। मतलब रेवेन्यू से अलाउबल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम करते हैं पार्टनरशिप फर्म फॉर ए पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। दिन जो रिमेनिंग सरप्लस बचता है, वो रिमेनिंग सरप्लस को प्रॉफिट बना जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, और वो रिमेनिंग सरप्लस मतलब प्रॉफिट के ऊपर पार्टनरशिप फर्म टैक्स भी पे करते हैं। फिर जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होता है, वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट वो पार्टनरशिप फर्म अपना पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर पार्टनर्स के हाथ में जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होकर आया है पार्टनर्स के हाथ में, उसके ऊपर तो ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे किया है, तो वो प्रॉफिट के ऊपर पार्टनर्स नीड नॉट टू पे टैक्स अगेन। बात समझ में आए? इसीलिए वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्टनर्स के हाथ में इनकम तो माना जाता है, बट वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाता है एज पर सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 2A। बात समझ में आया? तो पार्टनर्स के हाथ में वो शेयर ऑफ प्रॉफिट इनकम माना जाने के बाद भी वो एग्जेम्प्ट हो जाता है एज पर सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 2A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दैट इज व्हाई वो इनकम के ऊपर टैक्स लागू नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स। बात समझ में आ गया? तो शेयर ऑफ प्रॉफिट को लेकर सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब लोग आएंगे रेमुनरेशन में। एंड नाउ एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर आपका अटेंशन ड्रॉ करेंगे, एंड दैट पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज रेमुनरेशन पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड और लोन पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर्स। ये जो दोनों एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है, एक तो रेमुनरेशन, दूसरा इंटरेस्ट, ये दोनों एलिमेंट्स को एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाना चाहिए कि नहीं at the time of computation of PGBP income of that particular partnership firm in that particular previous year in which that particular partnership firm has paid the remuneration and or interest। बताइए मुझे लॉजिकली ये दोनों एलिमेंट्स को एक्सपेंडिचर कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताओ कि हाँ ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर कंसिडर करना चाहिए, ये तो एक्सपेंडिचर है ही। रेमुनरेशन अगर पे कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को ऑन कैपिटल एंड और लोन, तो ये दोनों एलिमेंट्स को रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट को एक्सपेंडिचर कंसिडर करना चाहिए। तो अगर एक्सपेंडिचर कंसिडर करना चाहिए तो एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में डिडक्शन भी क्लेम करेगा पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट टू दैट एक्सटेंट रिड्यूस कर जाएगा जितना आप रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट अलाउ करोगे एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म। बात समझ में आ रहा है? अगर मानिए एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 20 लाख का प्रॉफिट शो हो रहा है, 20 लाख का प्रॉफिट शो हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म को 20 लाख प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। और आप जानते हो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जो टैक्स रेट होता है, मान लो कि नॉर्मल इनकम है, कोई स्पेशल इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम 20 लाख का है, तो ये जो 20 लाख का नॉर्मल इनकम है, 20 लाख का नॉर्मल इनकम के ऊपर फिनांस एक्ट का हिसाब से 30% रेट पे टैक्स चढ़ेगा, फिर उसके ऊपर 60 चार्ज वगैरह लगेगा, सेस लगेगा, तो कितना टैक्स पे करना होगा? पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकते हैं, 20 लाख प्रॉफिट नहीं भी दिखा सकता है अपना बुक्स में, तो टैक्स से बच जाएगा। पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म का मान लो 5 पार्टनर है, तो 5 पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप फर्म वो 20 लाख प्रॉफिट को रेमुनरेशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब अगर दिखा देगा कि 5 पार्टनर्स को 4 लाख करके रेमुनरेशन प्रोवाइड किया है पार्टनरशिप फर्म, नहीं तो इंटरेस्ट भी दिखा सकते हैं। मान लो कि रेमुनरेशन दिखा दिया कि एक एक पार्टनर को 4 लाख करके रेमुनरेशन पे किया पार्टनरशिप फर्म, एंड नाउ एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीपीपी इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म इन दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 20 लाख एक्सपेंडिचर को एज ए रेमुनरेशन जब शो किया जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में इंपैक्ट क्या आएगा? देखो, बिफोर रिस्ट्रक्चरिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेमुनरेशन पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में 20 लाख का प्रॉफिट आ रहे थे। अभी जैसे 20 लाख का एक्सपेंडिचर एज ए रेमुनरेशन शो किया जाएगा, वो 20 लाख का प्रॉफिट डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट जीरो आ जाएगा। तो जीरो प्रॉफिट के ऊपर पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में कोई भी टैक्स इंपैक्ट आएगा नहीं। पहले 20 लाख प्रॉफिट के ऊपर ह्यूज टैक्स इंपैक्ट आ रहे थे, अभी वो टैक्स इंपैक्ट आएगा नहीं, मतलब पार्टनरशिप फर्म वो टैक्स पे करने से बच जाएगा।
बट जैसी पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम 20 लाख एक्सपेंडिचर एज ए रेम्यूनरेशन शो किया है, वो 20 लाख पार्टनर्स के हाथ में तो इनकम कंसीडर किया जाएगा एंड पार्टनर्स विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन दैट 20 लाख। बट एक पार्टनर को तो 20 लाख मिला नहीं, पांचों पार्टनर्स मिला के 4 लाख करके 20 लाख मिला है एंड वो 4 लाख रेम्यूनरेशन पार्टनर के हाथ में इनकम कंसीडर किया जाएगा। कौन सा हेड में इनकम कंसीडर किया जाएगा? पीजीबीपी हेड में इनकम कंसीडर किया जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गया? क्यों पीजीबीपी हेड में इनकम कंसीडर किया जाएगा, क्यों नहीं सैलरी हेड में, इसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बट इतना आपको समझ में आ गया, वो 4 लाख रेम्यूनरेशन एक एक पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी इनकम कंसीडर किया जाएगा एंड पीजीबीपी इनकम नॉर्मल इनकम है, तो नॉर्मल इनकम के ऊपर कैसे टैक्स इंपैक्ट आता है? मानो वो 5 पार्टनर्स जो है ना, वो पांचों पार्टनर्स इंडिविजुअल्स है, नहीं तो रेम्यूनरेशन कैसे मिल सकते हैं? इंडिविजुअल्स के बिना और किसी को तो रेम्यूनरेशन मिलता नहीं, तो पांचों पार्टनर्स इंडिविजुअल्स है। अब मुझे बताइए इंडिविजुअल्स का नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स इंपैक्ट क्या आता है? अब बताओगे सर इंडिविजुअल्स जो होता है उसका उम्र अगर 60 साल से नीचे है तो 2.5 लाख तक टोटल इनकम के ऊपर कोई टैक्स इंपैक्ट होता नहीं। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक जो बैलेंस इनकम होता है, वो बैलेंस इनकम के ऊपर 5% रेट पे टैक्स इंपोज होता है। तो यहाँ पे तो 4 लाख रेम्यूनरेशन मिला है, 4 लाख रेम्यूनरेशन मिला है, मतलब 2.5 लाख तक रेम्यूनरेशन के ऊपर कोई टैक्स इंपैक्ट नहीं होगा। केवल 2.5 लाख से ऊपर जो 4 लाख तक मतलब 1.5 लाख बैलेंस इनकम है, उसके ऊपर 5% रेट पे टैक्स इंपोज होगा हर एक पार्टनर के हाथ में। बात समझ में आया? मतलब पांचों पार्टनर है, पांचों पार्टनर 1.5 लाख करके 7.5 लाख आएगा, 7.5 लाख के ऊपर 5% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। बात समझ में आ रहा है? टैक्स का मैग्नीट्यूड कितना कम हो गया पार्टनरशिप फार्म्स के कंपैरिजन में। पार्टनरशिप फार्म का 20 लाख के ऊपर 30% रेट पे टैक्स लग रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 7.5 लाख के ऊपर पांचों पार्टनर्स मिला के क्यूमुलेटिव फिगर बता रहे 7.5 लाख के ऊपर केवल 5% रेट पे टैक्स इंपोज हो रहे हैं। बात समझ में आया है? 20 लाख के ऊपर 30% रेट पे टैक्स इंपोज हो रहे थे, यहाँ पे 7.5 लाख के ऊपर 5% रेट पे टैक्स इंपोज हो रहे हैं। तो कितना टैक्स का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली छोटा हो गया। बात समझ में आ गया? तो ऐसा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हर एक पार्टनरशिप फर्म अपना टैक्स मैग्नीट्यूड को कम करेगा। बात समझ में आया? सरकार इसको अलाउ नहीं करेगा, इसीलिए सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी को इंपोज किया गया है। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी आपको बताएगा कि कितना रेम्यूनरेशन अलाउ किया जाएगा। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म जो है, एक पार्टनरशिप फर्म अपना पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करने के टाइम में कितना रेम्यूनरेशन एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता है, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन एंड और कैपिटल क्लेम कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? नाउ अभी हम लोग पीजीबीपी चैप्टर में जब सेक्शन नंबर 28 डिस्कस किए थे, तो उस टाइम में डिस्कस किए थे कि रेम्यूनरेशन इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर, क्यों रेम्यूनरेशन इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर, क्यों पीजीबीपी इनकम कंसीडर किया जाता है, सैलरी इनकम नहीं कंसीडर किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे। वही डिस्कशन अभी यहाँ पे एक बार हम लोग रिकैप्चुलेट करेंगे। अभी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे सेक्शन 28 क्लॉज 5 को। सेक्शन 28 क्लॉज 5, सेक्शन 28 क्लॉज 5 बेसिकली क्या बता रहे हैं? एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन। आप बोलोगे सर इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब तो सैलरी चैप्टर सेक्शन 15 to 17 कहां से सेक्शन 28 में आ गया? नहीं, ये वाला 28 का ही पार्ट है। अभी सब्सटेंशिएट करेंगे कैसे 28 में इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन आ गया। चलिए, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन, चाहे उसको रेमुनरेशन बोलो और दूसरे कुछ नाम से बुलाओ, लिखो बाई व्हाट एवर नेम कॉल्ड, जो भी नाम सो ये कंपोनेंट को बुलाओ, मैटर तो वही है, बाई व्हाट एवर नेम कॉल्ड। किसको मिल रहे? ड्यू टू, इधर तो ड्यू हुआ है और रिसिप्ट, ड्यू हुआ है नहीं तो रिसिप्ट हुआ है, बाय ए पार्टनर ऑफ ए फर्म, फर्म का पार्टनर को ये सब ड्यू हुआ है नहीं तो रिसीव हुआ है। कहां से? फ्रॉम सच ए फर्म, फ्रॉम सच ए फर्म। तो मतलब क्या हुआ? देखिए,
इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब कंपोनेंट का नाम है। क्या क्या मिल रहे हैं? इंटरेस्ट मिल सकता है, सैलरी मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, रेमुनरेशन और ये इसका कॉम्बिनेशन। ये सब कंपोनेंट जो बताया वो सिंगल कंपोनेंट, नहीं तो बाकी कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन। किसको मिल रहा है ये सब? सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन मिल रहा है पार्टनर को। कहां से मिल रहे हैं? फार्म से मिल रहे हैं। फार्म से पार्टनर को ये सब मिल रहे हैं। तो यहां पे पेयर कौन है? फर्म। पेई कौन है? पार्टनर। सैलरी हेड में सैलरी, बोनस, कमीशन ये सब आता था, आपने राइटली आइडेंटिफाई किया है। बट वहां पे पेयर और पेई के बीच में रिलेशन क्या था? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। जो रिसिपिएंट था, जिसको मिल रहा था, वो तो एम्प्लॉय थे और जो दे रहे थे वो तो एम्प्लॉयर थे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में अगर ये सब मिलता तो सैलरी हेड में चला जाता। सेक्शन 15 to 17 आपने जो पढ़ाई किया है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में ये सब कंपोनेंट लिखा हुआ है, तो उसका हिसाब से सैलरी हेड में चार्जेबल हो जाता। बट अगर पार्टनरशिप, अगर फार्म का पार्टनर को मिल रहे, किसको मिल रहे? पार्टनर को मिल रहे। पार्टनर इज द पेई और रिसिपिएंट। रिसिपिएंट पार्टनर है और पेयर फार्म है। फार्म पे कर रहे, पार्टनर को मिल रहा है। तो ये पेयर और पेई के बीच में जो रिलेशन है, ये रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है क्या? पार्टनर फार्म का एम्प्लॉय है क्या? नो। पार्टनर तो फार्म का मालिक है, वही तो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है। बिजनेस को कैरी ऑन कौन कर रहा है? पार्टनर ने कर रहे हैं। पार्टनर इज टेकिंग द रिस्क, उन्होंने कैरी ऑन कर रहे हैं पार्टनरशिप फार्म का बिजनेस को। तो पार्टनर ने फार्म का बिजनेस को कैरी ऑन करता है। तो बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन करने में कुछ अगर इनकम वगैरह आता है, वो इनकम कहां टैक्सेबल होता है? सेक्शन 28 क्लॉज 1 में आपने देखा था, बिजनेस और प्रोफेशन को कैरी ऑन करने में जो भी प्रॉफिट और गेन आता है, इनकम वगैरह आता है, वो इनकम कहां टैक्सेबल होता है? वो इनकम टैक्सेबल होता है पीजीपीपी हेड में। तो सेक्शन 28 क्लॉज 5 में इसको डालने का मतलब क्या था? यहां पे बोल रहे हैं पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन फार्म से मिलने में वो पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगा और सैलरी हेड में नहीं जाएंगे। इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन देख के इसको सैलरी हेड में पुश मत कीजिए, ये आएगा पीजीपीपी हेड में। पार्टनरशिप फार्म का पार्टनर ने बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं और कैरी ऑन करने में उसको जो भी कंसिडरेशन वगैरह मिल रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब उसके लिए इनकम है। वो इनकम हम दिखाएंगे कहां? वो इनकम दिखाएंगे पीजीपीपी हेड में, इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर। अगेन कम टू द मेन क्लास। एक बात आपको समझ में आ गया फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो क्लिपिंग कि सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन जब पार्टनर्स को पार्टनरशिप फार्म से मिलता है तो पार्टनर्स के हाथ में सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन इनकम कंसीडर किया जाता है एंड वो इनकम टैक्सेबल भी होता है। बट वो टैक्सेबल सैलरी हेड में नहीं होता है, वो पीजीबीपी हेड में होता है। बात समझ में आ गया? नाउ सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के पहले एक बार सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी कैसे ऑपरेट करते थे वो वाला वीडियो क्लिपिंग को एक बार स्टडी करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपको सेक्शन नंबर 28 क्लॉज नंबर 5 को डिस्कस करने के टाइम में। चलिए वो वीडियो क्लिपिंग को एक बार स्टडी करते हैं। क्लॉज 5 में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, वो एक्सेप्शन प्रोवाइसो में दिया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट का मतलब तो जानते ही है, एक्सेप्शन होता है। तो प्रोवाइडेड दैट में एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? उस कंडीशन रिलेटेड है सेक्शन 40B के साथ। 40B का सेपरेट क्लास हम लोग करवाएंगे, बट आज जितना जरूरी है उतना बताएंगे। सुनिए, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फार्म है। पार्टनरशिप फार्म में एक फार्म है पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप फार्म में दो पार्टनर है, क्लियर, एक्स एंड वाई। अब पार्टनरशिप फार्म ने एक्स एंड वाई को सैलरी पे किया है। तो पार्टनरशिप फार्म पार्टनर को सैलरी पे किया है। कितना करके सैलरी पे किया है? ऊपर में लिखते हैं। एक्स को मिला है सैलरी 5 लाख इस साल, सालाना 5 लाख मिला है, क्लियर। वाई को मिला है 5 लाख। तो एक्स को 5 लाख, वाई को 5 लाख, ये सैलरी का अमाउंट है। अब सेक्शन 40B ने एक लिमिट दे दिया है। वो लिमिट कितना है 40B का जब क्लास करेंगे तब डिस्कस करेंगे। मान लीजिए सेक्शन 40B में लिमिट दिया हुआ है 3 लाख का। हम ऐसा बता नहीं रहा कि 3 लाख 40B में लिखा हुआ है। मान लीजिए, अभी समझने के लिए 40B डिस्कस करेंगे तो लिमिट को लेकर डिस्कस करेंगे। 40B में मान लीजिए लिमिट दिया हुआ है 3 लाख। क्या लिमिट दिया हुआ है? 3 लाख। 40B में मान लीजिए लिखा हुआ है कि सैलरी अगर पे कर रहे हैं फार्म
तो फार्म के हाथ में वो सैलरी का खर्चा 3 लाख तक माना जाएगा। जितना भी आप पे करो, फार्म अगर 5 लाख तक करके पे किया है पार्टनर को, बट 5 लाख खर्चा नहीं माना जाएगा पार्टनरशिप फार्म के हाथ में। खर्चा होता है तो इनकम कम हो जाता है, इनकम से खर्चा को हम लोग डिडक्ट करते हैं, तो डिडक्शन का अलाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोल रहे 40 भी बोल रहे मिलेगा, बट मान लीजिए 3 लाख तक लिमिट दे दिया कि 3 लाख तक खर्चा को हम अलाउ करेंगे, बाकी खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। बट एक्चुअल में फर्म ने क्या किया, एक्स को 5 लाख पे कर दिया, वाई को 5 लाख पे कर दिया। तो एक्स और वाई को 5 लाख करके फर्म ने पे कर दिया, बट सेक्शन 40B तो खर्चा फर्म के बुक्स में कितना अलाउ करेंगे? 3 लाख करके। तो फर्म एक्चुअल में पे किया है 5-5 करके एक्स एंड वाई को, बट फर्म अपना बुक्स में कितना दिखा पाएंगे खर्चा को? इनकम पर्पस के लिए, इनकम टैक्स पर्पस के लिए। जब इनकम कंप्यूट करेंगे तो इनकम से जब खर्चे को डिडक्ट करेंगे, कितना खर्चा डिडक्ट कर पाएंगे? ओनली 3 लाख खर्चा डिडक्ट कर पाएंगे, जो 40B ने अलाउ कर दिया। सेक्शन 40B ने जितना खर्चा अलाउ कर दिया उतना खर्चा ही वो डिडक्शन दिखा पाएंगे। तो फर्म का प्रॉफिट कितना कम हो जाएगा? 3 लाख दोनों के लिए, एक्स के लिए 3 लाख, वाई के लिए 3 लाख, मतलब टोटल टू द एक्सटेंट ऑफ 6 लाख प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 6 लाख प्रॉफिट कम होने का मतलब क्या है? 6 लाख प्रॉफिट कम हो गया तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ा। क्लियर? नाउ फर्म के बुक्स में तो अलाउ हो गया 3 लाख करके, उसका प्रॉफिट 3 लाख करके 6 लाख कम हो गया। बट पार्टनर भी तो अपना रिटर्न फाइल करेंगे ना। पार्टनर अपना जब रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम कंप्यूट करेंगे, पीजीपीपी हेड में कितना दिखाएंगे इनकम रिसिप्ट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, उसको एक्चुअल में मिला है 5 लाख करके, बट वो कितना दिखाएंगे? 40B का हिसाब से फर्म अगर 3 लाख करके खर्चा दिखाए तो ये भी 3 लाख करके इनकम दिखाएंगे। मतलब ये अपना बुक्स में एक्स ने 3 लाख इनकम दिखाएंगे और वाई ने 3 लाख इनकम दिखाएंगे। मिला है 5 लाख करके, बट दिखाएंगे इनकम 3 लाख करके। अगर 5 लाख दिखा देंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। कैसे? यहां पे 2 लाख करके खर्चा क्या हो गया है? फर्म के बुक्स में एक्स के रिस्पेक्ट में 2 लाख डिसअलाउ हो गया है, वाई के रिस्पेक्ट में 2 लाख डिसअलाउ हो गया है। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में 2 लाख प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, वाई के रिस्पेक्ट में 2 लाख प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, इन्फ्लेट हो गया। तो बुक्स में, फर्म का बुक्स में 4 लाख प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, उसके ऊपर फर्म ने टैक्स पे कर दिया। अगर यहां पे भी हम लोग 5 लाख करके ले लेंगे तो यहां पे भी 2 लाख इंक्लूड है 5 लाख के अंदर, तो पार्टनर ने भी वो 2 लाख के ऊपर टैक्स पे किया, एक्स ने और वाई ने भी 2 लाख के ऊपर टैक्स पे किया। तो दोनों पार्टनर मिलके 4 लाख के ऊपर टैक्स पे किया है। फिर वो 4 लाख के ऊपर तो फर्म भी टैक्स पे किया है, क्योंकि फर्म का बुक्स में वो 4 लाख खर्चा डिसअलाउ हो गया था, मतलब इनडायरेक्टली इनकम ज्यादा हो गया था। इनकम ज्यादा होने में उन्होंने 4 लाख के ऊपर टैक्स पे किया फर्म ने, फिर पार्टनर ने भी 4 लाख के ऊपर टैक्स पे किया, तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। इसलिए बोल रहे 40B का हिसाब से यहाँ पे जितना अलाउ होगा फर्म के बुक्स में जितना खर्चा अलाउ होगा उतना ही इनकम दिखाएंगे पार्टनर ने, उससे ज्यादा इनकम नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे खर्चा अलाउ किया गया था 3 लाख करके, तो पार्टनर ने भी अपना बुक्स में इनकम दिखाएंगे 3 लाख करके, उससे ज्यादा इनकम नहीं दिखाएंगे। इतना ताकि है सेक्शन 28 क्लॉज 5। प्लीज अगेन कम टू द मेन क्लास। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी कैसे ऑपरेट करता है, ये मैटर तो आपको समझ में आ गया, बट हो सकता है आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है रिगार्डिंग मैनेजर बता रहे थे कि पार्टनर्स जब एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, मैंने बताया था पार्टनर्स जब कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न में पीजीपी हेड के अंडर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन के रूप में उतना ही अमाउंट शो कर पाएंगे जितना अमाउंट पार्टनरशिप फर्म अपना पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करने के टाइम में फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन के रूप में एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 40 क्लॉज नंबर बी क्लेम कर पाया। मतलब पार्टनरशिप फर्म जितना अमाउंट सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन के रूप में अंडर सेक्शन 40 क्लॉज नंबर बी क्लेम कर पाया, उतना अमाउंट पार्टनर्स अपना पीजीबीपी इनकम शो करेंगे अंडर सेक्शन 28 क्लॉज नंबर 5। बट कंफ्यूजन कहां क्रिएट हुआ? आप लोग जानते हो 2 टाइप्स का पार्टनरशिप फर्म्स होता है। एक तो होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, मॉडर्न है, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का हिसाब से इनकॉर्पोरेट होता है। दूसरा जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हिसाब से। तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म में कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट होता नहीं। मॉडर्न पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म में कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट होता नहीं। तो आपको लग रहा है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के केस में कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो कैसे पार्टनरशिप फर्म अपना अलग रिटर्न फाइल करेंगे, पार्टनर्स अपना अलग रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि दोनों तो सेम है। पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स के बीच में कोई
कोई सेपरेशन है ही नहीं, तो कैसे अलग अलग रिटर्न फाइल होगा? देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का हिसाब से पार्टनर्स अपना अलग रिटर्न फाइल करेंगे, पार्टनरशिप फर्म अपना अलग रिटर्न फाइल करेंगे। बात समझ में आया? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता नहीं है, ये बात ट्रू है, बट इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऐसा मैंडेट दे रहे हैं कि दोनों को अपना अलग अलग रिटर्न फाइल करने में। बात समझ में आया? इसीलिए मैंने बताया था। नाउ तो सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी आपको समझ में आ गया कैसे ऑपरेट होता है। 2 पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखो, नंबर 1 लिखा है टैक्सेबल। क्या चीज टैक्सेबल के बारे में बात हो रहा है? रेमुनरेशन एंड और इंटरेस्ट। रेमुनरेशन एंड और इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 28 क्लॉज नंबर 5 इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स। कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? टू द एक्सटेंट सेम इज अलाउड टू फर्म और एलएलपी अंडर सेक्शन 40 क्लॉज नंबर बी। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी का हिसाब से पार्टनरशिप फर्म को जितना सैलरी, बोनस, रेमुनरेशन, कमीशन के रूप में अमाउंट एज अ डिडक्शन अलाउ किया जाएगा, उतना ही अमाउंट टैक्सेबल होगा पार्टनर्स के हाथ में एज पर सेक्शन नंबर 28 क्लॉज नंबर 5। ये बात समझ में आया? देखो, सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी का बेयर लैंग्वेज का हिसाब से स्टडी कैसा होगा वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आइए मेरा साथ सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी को ओपन कीजिए। देखिए, सेक्शन नंबर, दिस इज पीजीबीपी हेड, पीजीबीपी हेड के अंडर आ जाइए सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी में। दिस इज सेक्शन नंबर 40, अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल। क्लियर? सेक्शन नंबर 40, दिस इज क्लॉज नंबर ए एंड सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी को अब आइडेंटिफाई करो। दिस इज सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी, दिस वन, जो एप्लीकेबल होता है केवल फार्म के ऊपर। क्लियर? नाउ सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी का बेयर प्रोविजन का स्टडी स्टार्ट करने के पहले एक बार सेक्शन नंबर 40 का फर्स्ट पैराग्राफ को स्टडी करेंगे। सेक्शन नंबर 40 के अंडर क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर बी, हम लोग क्लॉज नंबर बी का बेयर प्रोविजन स्टडी करेंगे, बट उसके पहले सेक्शन नंबर 40 का फर्स्ट पैराग्राफ को स्टडी करेंगे। आइए मेरा साथ सेक्शन नंबर 40 का फर्स्ट पैराग्राफ को स्टडी कीजिए। देखिए, सेक्शन नंबर 40 जो है, दिस इज सेक्शन नंबर 40 and this is first paragraph. Notwithstanding anything to the contrary in sections 30 to 38, the following amounts shall not be deducted in computing income chargeable under the head PGBP. बात ध्यान से समझना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 30 से सेक्शन नंबर 38 जो भी प्रोविजंस मेंटेन करता है, उसमें से कोई भी एक प्रोविजन के साथ अगर सेक्शन नंबर 40 का प्रोविजन का कंट्राडिक्शन अराइज करता है, तो सेक्शन नंबर 40 का प्रोविजन को फॉलो करते हुए पीजीबीपी इनकम कंप्यूट किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब इन केस ऑफ कंट्राडिक्शन, किसके साथ किसका कंट्राडिक्शन? सेक्शन नंबर 40 का प्रोविजन के साथ सेक्शन नंबर 30 से सेक्शन नंबर 38 का कोई भी एक प्रोविजन का, नहीं तो सारा प्रोविजन का कंट्राडिक्शन। बात समझ में आया? तो इन केस ऑफ कंट्राडिक्शन सेक्शन नंबर 40 का प्रोविजन को फॉलो करते हुए पीजीबीपी इनकम को कंप्यूट किया जाएगा। बात यहां तक क्लियर हो गया? इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक उदाहरण देने में आपको मैटर क्लियरली समझ में आएगा। हम लोग बात कर रहे थे सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन को लेकर। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन एक अलाउएबल एक्सपेंडिचर होता है एज पर सेक्शन नंबर 37 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब कोई भी एसएससी कोई एक पर्टिकुलर पीबीएस ईयर में अपना पीजीबी इनकम कंप्यूट करने के टाइम में सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन के रूप में जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है फॉर दैट पर्टिकुलर पीबीएस ईयर, उसका डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। मैंने बताया कोई भी एसएससी मतलब पार्टनरशिप फर्म भी कोई एक पर्टिकुलर पीबीएस ईयर में अपना पीजीबी इनकम कंप्यूट करने के टाइम में सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन के रूप में जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है फॉर दैट पर्टिकुलर पीबीएस ईयर, उसका डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। बट सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस दे रहे हैं और बता रहे कि ये सारा एक्स्ट्रा कंडीशंस कंप्लाई करेगा अगर कोई एक पार्टनरशिप फर्म, तभी वो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन का डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मतलब सेक्शन 37 ने अलाउ कर दिया था, बट सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी ने पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करने के टाइम में पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एक्स्ट्रा कंडीशंस डाल रहा है रिगार्डिंग क्लेमिंग ऑफ डिडक्शन ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन। बात यहां समझ में आ रहा है? इसीलिए लिखा हुआ है अमाउंट शैल नॉट बी डिडक्टेड। मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन जब हम लोग सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी स्टडी करेंगे तब आपको मिलेगा डिडक्शन के रूप में कोई एक पार्टनरशिप फर्म क्लेम नहीं कर पाएंगे जब तक वो सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी का कंडीशंस को कंप्लाई ना करे। बात समझ में आ रही है? मतलब कंडीशंस कंप्लाई करेगा तभी डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। सेक्शन नंबर 37 ने अलाउ कर दिया था, फिर भी सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी ने मना कर रहे हैं, बता रहे कि हमारा कंडीशंस को कंप्लाई करो तभी हम अलाउ करेंगे। बात समझ में आ गया? तो कोई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म कोई एक पर्टिकुलर पीबीएस ईयर में एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है विद रेस्पेक्ट टू सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पीबीएस ईयर, उसका डिडक्शन क्लेम करना चाहेगा। डिडक्शन क्लेम करने के टाइम में कौन सा सेक्शन को मेंशन करके डिडक्शन क्लेम करेगा वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। अभी तक आपने जो
स्टडी किया है उसका हिसाब से आप क्या बताओगे? सेक्शन नंबर 37 रेड विद सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी का हिसाब से डिडक्शन क्लेम करेगा एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म विद रेस्पेक्ट टू सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन। बात समझ में आ रहा है? सेक्शन नंबर 37 रेड विद सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी का हिसाब से सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन के रूप में डिडक्शन क्लेम करेगा कोई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म कोई एक पर्टिकुलर पीबीएस ईयर में एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीएपी इनकम। बट यही चीज अगर दूसरा कोई एसएससी के लिए आप बताओगे तो केवल सेक्शन नंबर 37 बताओगे अभी तक आपने जो स्टडी किया उसका हिसाब से। बात समझ में आ गया? आइए सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी का स्टडी स्टार्ट करते हैं। नाउ सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी में लिखा है इन द केस ऑफ एनी फर्म एसेसेबल एज सच 1 एनी पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन के रूप में जो भी पैसा दिया जा रहा है, हो सकता है दूसरा कोई नाम से उसको बुलाया जा रहा है बट उसका नेचर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन जैसा है। इन सबको एक साथ बोला जाएगा क्या? रेमुनरेशन टू एनी पार्टनर हु इज नॉट ए वर्किंग पार्टनर। आपने सेक्शन नंबर 40 का फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था? फॉलोइंग अमाउंट शैल नॉट बी डिडक्टेबल। मतलब अगर सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन अगर ऐसा कोई पार्टनर को दिया जा रहा है हु इज नॉट ए वर्किंग पार्टनर, तब एक पैसा भी डिडक्शन के रूप में क्लेम नहीं कर पाएगा पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीवीपी इनकम विद रेस्पेक्ट टू सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म टू द नॉन वर्किंग पार्टनर। ये होना भी चाहिए क्योंकि देखो नॉन वर्किंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के लिए काम तो करता नहीं तो उसको क्यों सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन मिलेगा? सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन तो उसको मिलता है जो काम करता है। तो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन अगर नॉन वर्किंग पार्टनर को दिया जाएगा तो देने में कोई मना नहीं है बट डिडक्शन के रूप में क्लेम नहीं कर पाएगा पार्टनरशिप फर्म। बात समझ में आ रहा है? पीजीपी इनकम कंप्यूट करने के टाइम में उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा। देने में कोई मना नहीं है, अब नॉन वर्किंग पार्टनर को देना चाहते हो तो दे सकते हो बट उसका डिडक्शन तो क्लेम नहीं कर पाओगे। बात यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 1 हो गया। अभी सब क्लॉज 2 देखेंगे। सब क्लॉज 2 में इंटरेस्ट भी लिखा हुआ है। अभी हम लोग इंटरेस्ट का स्टडी नहीं करेंगे, केवल सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन का स्टडी करेंगे। क्या लिखा हुआ है? एनी पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया? सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन। इसी को सबको एक साथ बताया जा रहा है रेमुनरेशन। तो एनी पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू एनी पार्टनर हु इज ए वर्किंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर को रेमुनरेशन देने में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए क्योंकि सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर 20 सब क्लॉज 1 मना किए थे कि नॉन वर्किंग पार्टनर को आप एक भी पैसा रेमुनरेशन पे करोगे तो डिसअलाउड हो जाएगा। रेमुनरेशन पे कर सकते हो बट दैट विल बी डिसअलाउड एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीईपी इनकम। नॉन वर्किंग पार्टनर का मतलब स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, जो आपने अकाउंट्स का क्लास में, लॉ का क्लास में सिखा है। तो स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर मतलब नॉन वर्किंग पार्टनर को रेमुनरेशन देने में वो डिसअलाउड हो जाएगा चाहे एक पैसा भी रेमुनरेशन दे रहे हो, बट वर्किंग पार्टनर को रेमुनरेशन देने में तो अलाउड है। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर 20 सब क्लॉज 2 रेमुनरेशन पेमेंट टू वर्किंग पार्टनर के ऊपर भी कंडीशन डाल है। क्या कंडीशन डाल है? आइए स्टडी करते हैं। एनी पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू एनी पार्टनर हु इज ए वर्किंग पार्टनर व्हिच इन ईदर केस इज नॉट ऑथोराइज्ड बाय और इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डेट। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म वर्किंग पार्टनर को रेमुनरेशन पे किया है, that remuneration payment must be authorized in the partnership deed and must be in accordance with the authorization of the partnership deed। बात समझ में नहीं आया? मान लो there are 3 partners in a partnership firm and name of these 3 partners are respectively A, B and C। A, B and C में A and B are working partners, C is a non-working partner। पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि A को सैलरी पे किया जाएगा 3 लाख। क्लियर? बी एंड सी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। लिखा है ए को सैलरी पे किया जाएगा 3 लाख का। पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया है? ए बी दोनों को सैलरी पे किया 4 लाख करके 8 लाख का। बात समझ में आया? अब बताओ पीजीवीपी इनकम कंप्यूट करने के टाइम में पार्टनरशिप फर्म कितना डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे विद रेस्पेक्ट टू सैलरी पेड टू ए एंड बी। ए को 4 लाख का सैलरी पे किया गया, बी को 4 लाख का सैलरी पे किया गया, दोनों ही वर्किंग पार्टनर है। आप बताओगे सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर 20 सब क्लॉज 1 का हिसाब से वर्किंग पार्टनर को रेमुनरेशन पे करने में पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन मिलना चाहिए। तो ए एंड बी को 4 लाख करके जो 8 लाख का रेमुनरेशन पे किया गया उसके रेस्पेक्ट में पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन मिलना चाहिए। बट सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर 20 सब क्लॉज 2 को स्टडी करो। क्या बताया पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। लिखा हुआ है ना ऑथोराइज्ड बाय। तो ऑथोराइज्ड बाय का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है ए के बारे में, बी के बारे में तो मेंशन नहीं है।
तो बी को जो 4 लाख का रेमुनरेशन पे किया गया है वो 4 लाख कंप्लीटली डिसअलाउड हो जाएगा, उसके रेस्पेक्ट में पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट ए को जो 4 लाख पे किया है उसके रेस्पेक्ट में फुल्ली 4 लाख का डिडक्शन मिलेगा क्या पार्टनरशिप फर्म को? दिस इज माई क्वेश्चन। आप क्या बताओगे? आप बताओगे केवल पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज होने में नहीं चलेगा, इन अकॉर्डेंस विद दैट ऑथोराइजेशन भी होना चाहिए पेमेंट। मतलब पार्टनरशिप डीड में तो ऑथोराइज किया गया कि ए को सैलरी पे किया जाएगा, बट कितना सैलरी पे किया जाएगा ये बात भी तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था कि 3 लाख सैलरी पे किया जाएगा, बट पेमेंट कितना किया गया है? 4 लाख। तो नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ऑथराइजेशन, इसीलिए केवल 3 लाख के रेस्पेक्ट में पार्टनरशिप फर्म डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, मतलब 1 लाख डिसअलाउड हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आया? सो नाउ सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर 20 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 का स्टडी आपने कंप्लीट किया। दोनों सब क्लॉजेस का स्टडी से जो अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप किया उसके बेसिस पे आप दोनों सब क्लॉजेस का मीनिंग बता सकते हो। आप बताओगे सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी के अंडर जितना भी सब क्लॉजेस है उसमें से कोई भी एक सब क्लॉज के अंडर अगर कोई एक पेमेंट फंस जाए, मतलब कोई एक सब क्लॉज को अगर कोई एक पेमेंट अट्रैक्ट करे तो वो पर्टिकुलर पेमेंट डिसअलाउड हो जाता है। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर 20 सब क्लॉज 1 बता रहे कि अगर रेमुनरेशन पेमेंट किया जा रहा है बाय द पार्टनरशिप फर्म टू नॉन वर्किंग पार्टनर, वो पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगा एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीवी इनकम बाय दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म। बात समझ में आ गया? इसी कॉन्टेक्स्ट में और छोटा छोटा दो एक पॉइंट आपको बताएंगे। वर्किंग पार्टनर नॉन वर्किंग पार्टनर के बीच में डिफरेंस तो आप जानते ही हो। देखो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर कोई भी एंटिटी बन सकता है, बट वर्किंग पार्टनर तो केवल इंडिविजुअली बन सकता है और कोई वर्किंग पार्टनर नहीं बन सकता है। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल के बिना और कोई पर्सन कोई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का वर्किंग पार्टनर नहीं बन सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज करेगा, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का वर्किंग पार्टनर बनने के लिए मिनिमम कितना आवर्स वर्क करना पड़ेगा? इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इनकम टैक्स में नहीं दिया गया है। मतलब वर्किंग पार्टनर का मतलब फुल टाइम वर्किंग भी हो सकता है, पार्ट टाइम वर्किंग भी हो सकता है, और कितना घंटा काम करने में पार्ट टाइम बनेगा, कितना घंटा काम करने में फुल टाइम बनेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट स्टिपुलेशंस प्रोवाइड नहीं किया गया इनकम टैक्स एक्ट में। केवल लिखा गया वर्किंग पार्टनर। बात समझ में आया? तो वर्किंग पार्टनर का मतलब यहाँ पे बन रहा है फुल टाइम वर्किंग भी हो सकता है, पार्ट टाइम वर्किंग भी हो सकता है, और मैनेजिंग द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऐसा जरूरी नहीं है। पार्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस मैनेज करने में भी वर्किंग माना जाएगा। बात यहाँ समझ में आ रहा है? तो देखो वर्किंग पार्टनर को लेकर 3 चीज मैंने एक्स्ट्रा बता दिया अभी। कौन सा 3 चीज? मैंने फर्स्ट बताया कि वर्किंग पार्टनर मस्ट बी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बिना और कोई पर्सन वर्किंग पार्टनर नहीं बन सकता है। कितना घंटा काम करने में वर्किंग पार्टनर माना जाएगा ऐसा कोई स्टिपुलेशन इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइड नहीं किया गया है, और ऐसा भी नहीं लिखा गया है कि वर्किंग पार्टनर शुड मैनेज द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ऐसा नहीं लिखा गया है। मतलब वर्किंग पार्टनर मे मैनेज द पार्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर यहां तक? नाउ सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 1 समझ में आ गया कि अगर रेमुनरेशन का पेमेंट नॉन वर्किंग पार्टनर को किया जाएगा तो डिसअलाउड हो जाएगा। सेकंड, सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 2 बता रहे वर्किंग पार्टनर को अगर रेमुनरेशन का पेमेंट किया जा रहा है वो पेमेंट मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डेट एंड दैट पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द ऑथराइजेशन इन द पार्टनरशिप डेट। अदरवाइज पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स को भी डिसअलाउड कंसीडर किया जाएगा। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट 2 पॉइंट्स के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। नंबर 1 मैंने बताया पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर मस्ट बी ऑथोराइज्ड इन द पार्टनरशिप डेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में वर्किंग पार्टनर का नाम मेंशन होना चाहिए, किसको? पार्टनरशिप फर्म रेमुनरेशन पे करना चाहते। एंड सेकंड, कितना रेमुनरेशन पे करना चाहते हैं ये भी मेंशन होना जरूरी है। कितना रेमुनरेशन का मतलब फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकता है, फिक्स्ड परसेंटेज भी हो सकता है। फिक्स्ड परसेंटेज मतलब हो सकता है सेल्स का एक परसेंटेज के ऊपर रेमुनरेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, 5% ऑफ द सेल्स ऑफ ईच मंथ रेमुनरेशन पेमेंट करने के बारे में बात किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इधर तो फिक्स्ड क्वांटम और नहीं तो फिक्स्ड परसेंटेज। क्लियर हो गया? ये हो गया ऑथोराइज्ड इन द पार्टनरशिप डेट। सेकंड, पेमेंट भी होना चाहिए ऑथोराइजेशन के अकॉर्डेंस। मतलब लिखा तो है 5% बट आप पेमेंट कर रहे हो 7%, नहीं चलेगा। जो 2% आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो वो डिसअलाउड हो जाएगा। बात यहां तक क्लियर है? तो सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। अभी हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 3। आइए सब क्लॉज 3 का स्टडी स्टार्ट करते हैं। सब क्लॉज 3 में लिखा गया है, देखो सब क्लॉज बी भी
रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट दोनों के बारे में बात कर रहे थे। सब क्लॉज 3 भी रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट दोनों के बारे में बात करेगा। हम लोग केवल रेमुनरेशन के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, इंटरेस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। क्लियर? नाउ सब क्लॉज 3 बता रहे एनी पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू एनी पार्टनर हु इज ए वर्किंग पार्टनर which in either case is authorized by and is in accordance with the terms of the partnership deed, but which relates to any period ब्रैकेट में दिया गया है falling prior to the date of such partnership deed for which such payment was not authorized by or is not in accordance with any earlier partnership deed. So however that period of authorization for such payment by any earlier partnership deed does not cover any period prior to the date of such earlier partnership date. Very interesting point. उदाहरण देने में मैटर पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। मानो कि एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आया ऑन 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 के डेट में एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आया और वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का 3 पार्टनर्स है, ए, बी एंड सी, तीनों ही वर्किंग पार्टनर्स है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहे कि तीनों वर्किंग पार्टनर्स को 5 लाख करके पर मंथ रेमुनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1 मार्च 2021 में, बट रेमुनरेशन प्रोवाइड किया जा रहा है 1 जनवरी 2021 का डेट से। बात समझ में आया? तो देखो पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइजेशन भी है, ऑथोराइजेशन का हिसाब से भी अगर पेमेंट किया जाए मतलब 5 लाख करके हर एक वर्किंग पार्टनर को विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, जनवरी एंड फरवरी का जो पेमेंट है वो पेमेंट को डिसअलाउड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीपी इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म। बात यहां समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आया 1 मार्च 2021 में, बट रेमुनरेशन वर्किंग पार्टनर को प्रोवाइड किया जा रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो जनवरी एंड फरवरी का जो रेमुनरेशन मार्च में पेमेंट किया गया है वो रेमुनरेशन हम लोग डिसअलाउड कर देंगे एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीपी इनकम। मार्च का रेमुनरेशन हम लोग अलाउ करेंगे, बट जनवरी एंड फरवरी का जो रेमुनरेशन है वो डिसअलाउड करेंगे। बात समझ में आ रहा है? 2020-21 प्रीवियस ईयर में जो पीजीपी इनकम कंप्यूट किया जाएगा उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। नाउ और एक उदाहरण दे रहे, मानो कि पार्टनरशिप फर्म पुराना है, 20 साल से पार्टनरशिप फर्म ऑपरेट कर रहे, बट पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, एक पार्टनर का एडमिशन हुआ है, ए, बी, सी 3 वर्किंग पार्टनर्स थे। नाउ डी को इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब डी का एडमिशन हुआ है। क्लियर यहां तक? डी का एडमिशन हुआ है एज ए वर्किंग पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2021। मतलब डी वर्किंग पार्टनर के रूप में पार्टनरशिप फर्म में एंटर किया है 1 मार्च 2021 के डेट में, एंड डी का रेमुनरेशन के रेस्पेक्ट में भी पार्टनरशिप डीड में ऑथराइजेशन डाला गया है और लिखा गया है डी विल गेट अ रेमुनरेशन ऑफ ₹5 lakhs पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। अब मुझे बताइए यहाँ पे मिसमैच हो गया। डी एंटर किया है पार्टनरशिप फर्म में 1 मार्च 2021 के डेट में, बट डी को रेमुनरेशन प्रोवाइड किया जा रहा है 1 जनवरी 2021 का डेट से। तो जनवरी एंड फरवरी का जो पेमेंट मार्च में किया जाएगा डी को, वो 2 महीना का पेमेंट हम डिसअलाउ कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म इन विच डी इज वर्किंग एज ए वर्किंग पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2021। बट मार्च महीने का पेमेंट को हम अलाउ करेंगे क्योंकि 1 मार्च 2021 में डी का एडमिशन हुआ है पार्टनरशिप फर्म में एज ए वर्किंग पार्टनर एंड पार्टनरशिप डीड ऑथोराइज्ड भी कर रहे हैं डी को 5 लाख करके रेमुनरेशन का पेमेंट, बट पेमेंट ऑथोराइज्ड किया जा रहा है 1 जनवरी का डेट से। जनवरी एंड फरवरी का पेमेंट हम क्या करेंगे? डिसअलाउ कर देंगे क्योंकि जनवरी एंड फरवरी में वो वर्किंग पार्टनर नहीं थे पार्टनरशिप फर्म का। बात यहां समझ में आ गया? नेक्स्ट और एक उदाहरण दे रहे, मानो कि एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म में 3 वर्किंग पार्टनर्स है, ए, बी एंड सी, एंड पार्टनरशिप फर्म पुराना है, 20 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। क्लियर? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहे हैं रेमुनरेशन के रेस्पेक्ट में कि ए, बी एंड सी को 5 लाख करके रेमुनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये पुराना बात है, अभी तक 5 लाख करके पर मंथ रेमुनरेशन प्रोवाइड किया गया है ए, बी एंड सी को। नाउ अभी 1 मार्च 2021 में आके क्या किया गया है? 1 मार्च 2021 में आके डीड को अमेंड किया गया है और अमेंड करके लिखा गया है कि पार्टनर्स को, मतलब वर्किंग पार्टनर्स को, वो तीनों जो वर्किंग पार्टनर्स है वो तीनों वर्किंग पार्टनर्स को रेमुनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ 6 लाख रुपया करके। क्लियर? पहले था 5 लाख रुपया करके, अभी 6 लाख रुपया करके वो तीनों वर्किंग पार्टनर्स को पर मंथ पेमेंट किया जाएगा, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। डीड को अमेंड कब किया जा रहा है? 1 मार्च को, बट डीड को इफेक्ट दिया जा रहा है रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जनवरी से।
तो जनवरी एंड फरवरी का जो पेमेंट है वो पेमेंट को हम डिसअलाउ कर देंगे, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव पेमेंट को हम अलाउ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? अगर डेट को अमेंड किया गया 1 मार्च से, तो 1 मार्च से हम 6 लाख करके पेमेंट अलाउ करेंगे, बट 6 लाख पर मंथ बेसिस पे ईच वर्किंग पार्टनर्स को जो पेमेंट किया गया था फॉर जनवरी एंड फरवरी, उसमें से केवल 5 लाख पर मंथ टू ईच वर्किंग पार्टनर हम अलाउ करेंगे। मतलब जनवरी में 3 वर्किंग पार्टनर्स को 6 लाख करके बेसिकली 18 लाख का पेमेंट किया गया था, बट हम लोग केवल 15 लाख को अलाउ करेंगे, 3 लाख डिसअलाउ कर देंगे। एंड फरवरी का भी सेम 18 लाख पेमेंट किया गया था, हम लोग केवल 3 लाख का पेमेंट डिसअलाउ करेंगे एंड 15 लाख का पेमेंट को अलाउ कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जनवरी का 3 लाख एंड फरवरी का 3 लाख, मतलब टोटल में 6 लाख का पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगा। बात यहाँ क्लियर हो गया? So now you have already studied section number 40, clause number B, sub clause 1, sub clause 2 and sub clause 3. ये तीनों सब क्लॉजेस का स्टडी से आपको जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है, उस अंडरस्टैंडिंग का बेसिस पे आप मुझे बताइए ये तीनों सब क्लॉजेस का समरी क्या है। आप बताओगे अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म रेमुनरेशन पे कर रहे टू नॉन वर्किंग पार्टनर्स, कंप्लीटली डिसअलाउड हो जाएगा एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीपी इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म। मतलब वर्किंग पार्टनर्स को अगर रेमुनरेशन पे किया जा रहा है तो दैट मे बी अलाउड एज अ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म। बट सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 2 बता रहे अगर वर्किंग पार्टनर्स को भी पे किया जा रहा है रेमुनरेशन, दैट मस्ट बी ऑथोराइज्ड इन द पार्टनरशिप डीड एंड पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द ऑथोराइजेशन इन द पार्टनरशिप डीड। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 3 बता रहे पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स मस्ट बी विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब अगर रेमुनरेशन पेमेंट किया जा रहा है वर्किंग पार्टनर्स को एंड उस पेमेंट के बारे में पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइजेशन भी डाला गया है एंड ऑथोराइजेशन के अकॉर्डेंस में ही पेमेंट किया जा रहा है, फिर भी वो पेमेंट को डिसअलाउड किया जा सकता है अगर वो पेमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया जा रहा है। तो बात समझ में आ गया? तो वर्किंग पार्टनर्स को पेमेंट करने में नहीं चलेगा, that payment must be authorized in the partnership deed and that payment must be in accordance with the authorization in the partnership deed and payment must be with prospective effect, should not be with retrospective effect। बात यहाँ क्लियर हो गया? आपने अगर ध्यान दिया सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 1 केवल रेमुनरेशन को लेकर बात कर रहे थे। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 2 रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट दोनों को लेकर बात कर रहे हैं। हम लोग केवल रेमुनरेशन के रेस्पेक्ट में स्टडी किया है। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 3 रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग केवल रेमुनरेशन के रेस्पेक्ट में स्टडी किया है। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 4 केवल इंटरेस्ट को लेकर बात कर रहे हैं। अभी हम लोग इसका स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एक्सक्लूसिवली रेमुनरेशन का स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 5 जो है वो केवल रेमुनरेशन को लेकर बात कर रहे हैं। तो हम लोग सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 5 का स्टडी स्टार्ट करेंगे। आइए मेरे साथ स्टडी स्टार्ट कीजिए। क्या लिखा हुआ है? एनी पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन, ध्यान दीजिए, एनी पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू एनी पार्टनर हु इज ए वर्किंग पार्टनर which is authorized by and is in accordance with the terms of the partnership deed and relates to any period falling after the date of such partnership deed, मतलब prospective effect in so far as the amount of such payment to all the partners during the previous year exceeds the aggregate amount computed as hereunder। मतलब यहाँ पे लिमिट सेट किया गया है, ए एंड बी में लिमिट सेट किया गया, इस लिमिट के ऊपर और रेमुनरेशन देने में और रेमुनरेशन डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब आप वर्किंग पार्टनर्स को रेमुनरेशन पे कर रहे हो, उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइजेशन भी है, ऑथोराइजेशन के अकॉर्डेंस भी पेमेंट किया जा रहा है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी पेमेंट किया जा रहा है, फिर भी पेमेंट डिसअलाउड हो सकता है अगर लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। तो जितना लिमिट क्रॉस किया टू दैट एक्सटेंट डिसअलाउड हो जाएगा, पूरा डिसअलाउड नहीं होगा। लिमिट के बाहर जो पेमेंट आपने किया वो डिसअलाउड हो जाएगा, लिमिट तक पेमेंट अलाउड होगा। लिमिट क्या है? आइए लिमिट का स्टडी करते हैं। ऑन द फर्स्ट ₹3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट, देखिए बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसके बारे में हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। क्लियर? अभी बुक प्रॉफिट क्या होता है इसमें ध्यान मत लगाइए। अभी देखिए बेयर एक्ट का स्टडी क्या बता रहे ऑन द फर्स्ट ऑफ ₹3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस, अगर पार्टनरशिप फर्म 3 लाख बुक प्रॉफिट कमाया है, नहीं तो पार्टनरशिप फर्म का लॉस है। अब बताओगे लॉस है तो क्यों रेमुनरेशन दे रहे हैं? देखो पार्टनर काम कर रहे हैं, लॉस होने में भी तो उसको सैलरी मिलना चाहिए ना। सैलरी तो प्रॉफिट और लॉस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
बात यहाँ तक क्लियर है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में लॉस इनकर किया है, फिर भी वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर रेमुनरेशन वर्किंग पार्टनर को पे करके उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट मैक्सिमम रेमुनरेशन का पेमेंट होना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर सारा वर्किंग पार्टनर्स मिला के 1.5 लाख रुपया, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया का पेमेंट होना चाहिए सारा वर्किंग पार्टनर्स को मिला के। बट ये जो 1.5 लाख रुपया मैंने बता रहे हैं ना, ये 1.5 लाख रुपया अप्लाई करने के पहले, ये तो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, ये लिमिट अप्लाई करने के पहले सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3 का कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 5 का लिमिट अप्लाई कर पाओगे। मतलब पहले आपको देखना पड़ेगा कोई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में लॉस इनकर किया है एंड वो लॉस इनकर होने वाला प्रीवियस ईयर में वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म रेमुनरेशन भी पे किया है अपने पार्टनर्स को। तो सबसे पहले अप्लाई करो सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 1। देखो रेमुनरेशन का पेमेंट जो किया गया है वो वर्किंग पार्टनर्स को किया गया है कि नहीं। अगर वर्किंग पार्टनर्स को किया गया है तो सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 1 का हिसाब से तो पास हो गया। नॉन वर्किंग पार्टनर्स को करने में तो डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 1 में अगर अटक गया तो सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 5 तक आने का जरूरत ही नहीं। बात यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर वर्किंग पार्टनर्स को रेमुनरेशन का पेमेंट किया गया है तो आप देखो वो रेमुनरेशन का पेमेंट पार्टनरशिप डेट में ऑथोराइज था कि नहीं। अगर ऑथोराइज था तो ऑथोराइजेशन का अकॉर्डेंस किया गया है कि नहीं। फिर देखो पेमेंट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया है कि नहीं। फिर अब लिमिट को अप्लाई करोगे। बात समझ में आ रहा है। मान लो वर्किंग पार्टनर्स को रेमुनरेशन पे किया गया है, सारा वर्किंग पार्टनर्स मिला के 1.5 लाख रुपया का पेमेंट किया गया है वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस ईयर में फर्म हैज सफर्ड फ्रॉम लॉसेस। बात यह समझ में आया। आप बताओगे सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 5 का हिसाब से तो पेमेंट किया गया, क्योंकि सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 5 ने बताया अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस में लॉस इनकर करे तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का रेमुनरेशन पे कर सकता है सारा वर्किंग पार्टनर्स मिला के। यहाँ पे तो 1.5 लाख का ही पेमेंट किया गया सारा वर्किंग पार्टनर्स मिला के, तो सर लिमिट तक ही तो पेमेंट किया गया। मैंने आपको बताया पहले सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 1 को अप्लाई करो, देन सब क्लॉज 2, देन सब क्लॉज 3, देन सब क्लॉज 5। तो सब क्लॉज 1 का हिसाब से तो पास हो गया क्योंकि वर्किंग पार्टनर्स को पेमेंट किया गया। बट सब क्लॉज 2 देखो, सब क्लॉज 2 क्या बताता है कि पेमेंट ऑथोराइज्ड है कि नहीं पार्टनरशिप डेट में। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे, मान लो पार्टनरशिप डेट में लिखा गया है कि सारा वर्किंग पार्टनर्स मिला के 1,20,000 का पेमेंट होना चाहिए। अब बताओ मुझे, पेमेंट तो ऑथोराइज्ड है बट ऑथोराइजेशन के अकॉर्डेंस पे किया गया था? नहीं किया गया था, क्योंकि 1.5 लाख रुपया का पेमेंट किया गया है बट ऑथोराइजेशन बता रहे थे 1,20,000 का पेमेंट। तो ऑथोराइजेशन था बट ऑथोराइजेशन के अकॉर्डेंस पेमेंट नहीं किया गया है। बात यहां समझ में आ रहा है। तो लिमिट तक जाने का जरूरत ही नहीं है, 1,20,000 तक पेमेंट होना चाहिए, 1.5 लाख का पेमेंट किया गया है तो 30,000 पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगा। बात यहां समझ में आ रहा है। फिर देखना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पेमेंट किया गया है कि नहीं। अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पेमेंट किया गया तो डिसअलाउड हो जाएगा, अगर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पेमेंट किया गया तो 1,20,000 तक अलाउड होगा। बात यहां क्लियर हो गया। तो अगर फर्म लॉस इनकर करे तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया का रेमुनरेशन पे किया जा सकता है सारा वर्किंग पार्टनर्स मिला के। बट अगर फर्म प्रॉफिट करे तो क्या होगा? प्रॉफिट करे का मतलब एक्चुअल में फर्म का बुक्स में बुक प्रॉफिट अवेलेबल होना चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट आगे जाके देखेंगे। अगर फर्म का बुक्स में बुक प्रॉफिट अवेलेबल है तो बुक प्रॉफिट का 90% और ₹1.5 लाख whichever is more that would be the quantum of remuneration for all working partners। बात समझ में आ रहा है। सारा वर्किंग पार्टनर्स मिला के 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹1.5 लाख whichever is more that would be the quantum of remuneration। अच्छा, कैलकुलेशन करने के टाइम में कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं ये जो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹1.5 लाख whichever is more दिया गया है। अब एक काम करो, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 90% करो, कैलकुलेटर निकालो। आप 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 90% कैलकुलेट करो। 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 90% कैलकुलेट करने में क्या आ रहा है? 1,66,667 1,66,667 दैट वुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब अगर फर्म के पास अवेलेबल बुक प्रॉफिट का क्वांटम है 1,66,667 तक, तो आप क्या करो? तो आप 1.5 लाख को मान लो रेमुनरेशन का मैक्सिमम लिमिट। बात समझ में आ रहा है। 90% कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं। अगर फर्म के बुक्स में अवेलेबल बुक प्रॉफिट का क्वांटम अप टू ₹1,66,667 तो आप 1.5 लाख रुपया अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन मान लो। कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं, कैलकुलेशन करने में यही आएगा, whichever is more पता है तो 1.5 लाख ही आएगा। बट अगर फर्म के पास जो अवेलेबल बुक प्रॉफिट है दैट इज मोर देन 1,66,667 तो क्या करना पड़ेगा? तो आप 90% ऑफ बुक प्रॉफिट को ही ले लो। 90% ऑफ बुक प्रॉफिट वुड बी दी क्वांटम ऑफ रेमुनरेशन। बात यहां समझ में आ गया।
तो व्हिच एवर इज मोर कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर फर्म के पास अवेलेबल बुक प्रॉफिट का क्वांटम अप टू रुपीज 1,66,667, तो आप 1.5 लाख को मान लो मैक्सिमम रेमुनरेशन का क्वांटम। बट अगर फर्म के पास जो अवेलेबल बुक प्रॉफिट है वो क्वांटम इज मोर देन 1,66,667, तो आप क्या करोगे, आप 90% ऑफ बुक प्रॉफिट को मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेमुनरेशन मान लोगे। बात यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये तो 3 लाख तक बुक प्रॉफिट में ऐसा होगा, 3 लाख तक अगर बुक प्रॉफिट है तो ऐसा होगा। बट अगर 3 लाख से ज्यादा बुक प्रॉफिट अवेलेबल है फर्म के बुक्स में, क्या करोगे, ऑन द बैलेंस ऑफ द बुक प्रॉफिट। बैलेंस ऑफ द बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है, एक उदाहरण देने में समझ में आएगा। मानो कि 4,50,000 का बुक प्रॉफिट अवेलेबल है कोई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का बुक्स में, तो क्या करोगे, मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना कैलकुलेट करोगे, सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 5 का हिसाब से आप बताओगे फर्स्ट 3 लाख बुक प्रॉफिट के ऊपर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और ₹1.5 लाख व्हिच एवर इज मोर, बट सिंस बुक प्रॉफिट इज मोर देन 1,66,667, तो हम लोग क्या करेंगे, 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट को ले लेंगे। तो 3 लाख बुक प्रॉफिट है, 3 लाख बुक प्रॉफिट के ऊपर 90% कैलकुलेट करो, करने में कितना आएगा, 2,70,000, तो 2,70,000 आ गया नंबर 1। सेकेंड, बैलेंस बुक प्रॉफिट। बैलेंस बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है, बैलेंस बुक प्रॉफिट का मतलब देखो 4.5 लाख का टोटल बुक प्रॉफिट आ रहे थे, आपने 3 लाख बुक प्रॉफिट के ऊपर रेमुनरेशन का क्वांटम कैलकुलेट कर लिया, तो बैलेंस बुक प्रॉफिट का मतलब होता है 4.5 लाख माइनस 3 लाख मतलब 1.5 लाख। तो 1.5 लाख बुक प्रॉफिट के ऊपर 60% रेमुनरेशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब 1.5 लाख के ऊपर 60% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 90,000। तो देखो फर्स्ट 3 लाख बुक प्रॉफिट के ऊपर आपने कैलकुलेट किया था 2,70,000 मैक्सिमम रेमुनरेशन क्वांटम, एंड बैलेंस 1.5 लाख बुक प्रॉफिट के ऊपर आपने मैक्सिमम रेमुनरेशन क्वांटम कैलकुलेट किया 90,000, तो 2,70,000 प्लस 90,000 मतलब 3,60,000 वुड बी द मैक्सिमम रेमुनरेशन क्वांटम अगर फर्म के बुक्स में अवेलेबल बुक प्रॉफिट का क्वांटम है 4,50,000। तो बात यहां समझ में आ गया कैसे मैंने कैलकुलेट किया, 4,50,000 बुक प्रॉफिट था, तो फर्स्ट 3 लाख बुक प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है, 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और ₹1.5 लाख व्हिच एवर इज मोर। बट मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा फॉर्मूला में जाने का जरूरत नहीं है, अगर बुक प्रॉफिट का क्वांटम 1,66,667 से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट ले लोगे। अब ऐसा नहीं करोगे कि 90% और 1.5 लाख व्हिच एवर इज मोर, सीधा आप 90% ले लो। तो 3 लाख बुक प्रॉफिट के लिए आप अगर 90% अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2,70,000। अच्छा, बैलेंस बुक प्रॉफिट क्या है, नाउ 4.5 लाख का टोटल अवेलेबल बुक प्रॉफिट था, 3 लाख के ऊपर आपने कैलकुलेट कर लिया, रेमुनरेशन का क्वांटम 2,70,000, तो बैलेंस बुक प्रॉफिट का मतलब होता है 4,50,000 माइनस 3 लाख मतलब 1,50,000, तो 1,50,000 के ऊपर 60% अप्लाई करने में 90,000 आता है, तो 2,70,000 प्लस 90,000 मतलब 3,60,000, ऐसे आपने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर यहाँ तक है ना। नाउ बुक प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा यह हम आगे जाके सीखेंगे, फिर और भी उदाहरण देखेंगे। एंड नाउ हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट अंडरस्टैंड करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा हैंडरिटन स्टडी सेट। हैंडरिटन स्टडी सेट में डिटेल में एनालाइज किया गया हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। अब मेरा साथ एक बार हैंडरिटन स्टडी सेट में आ जाइए। हैंडरिटन स्टडी सेट को स्टडी करने में आपको डिटेल में पता चल जाएगा हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। देखिए हैंडरिटन स्टडी सेट में और रेमुनरेशन के बारे में लिखा गया है। आप लोग जानते ही हो कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप हम रेमुनरेशन पेमेंट कर रहे पार्टनर्स को, तो उसके ऊपर सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 एंड सब क्लॉज 5 एप्लीकेबल होता है। अगर पार्टनरशिप हम डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो बेसिकली सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 1 बताता है कि रेमुनरेशन का पेमेंट अगर पार्टनरशिप हम नॉन वर्किंग पार्टनर्स को कर रहे हैं तो रेमुनरेशन का पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगा एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीईपी इनकम। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली टू वर्किंग पार्टनर्स, मतलब रेमुनरेशन का पेमेंट must be only to working partners in order to claim deduction of that particular remuneration. But clear? Next, केवल वर्किंग पार्टनर्स को रेमुनरेशन पेमेंट करने में नहीं चलेगा, वर्किंग पार्टनर्स को जो रेमुनरेशन पे किया जा रहा है उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में ऑथराइजेशन भी होना चाहिए। कहाँ ऑथराइजेशन होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में ऑथराइजेशन होना चाहिए। एंड पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद दैट ऑथराइजेशन, must be in accordance with the authorization and payment must be with effect from prospective effect. Clear? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर पेमेंट किया जा रहा है तो डिसअलाउड हो जाएगा। ये सब बात क्लियर है। तो सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 में ये सब बात लिखा गया है। नेक्स्ट सब क्लॉज 5 में लिखा गया है कि रेमुनरेशन का पेमेंट एक लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए और वो लिमिट कैलकुलेट होता है बुक प्रॉफिट के ऊपर बेस करके। क्लियर? उसके बारे में लिखा गया है। देखिए आइए, आप लोग जानते हो अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख तक है तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख व्हिच एवर इज हायर, उसके ऊपर बेस करके व्हिच एवर इज हायर उसके ऊपर बेस करके रेमुनरेशन पेमेंट होना चाहिए मैक्सिमम अमाउंट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड
बैलेंस बुक प्रॉफिट के ऊपर 60% रेम्युनरेशन का पेमेंट मैक्सिमम हो सकता है। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए उसके बारे में नीचे लिखा गया है। हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट, आप क्या करो, आप नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट शो हो रहा है वो ले लो, बट ध्यान देना पड़ेगा अगर वो नेट प्रॉफिट के अंडर दूसरा कोई हेड का एलिमेंट घुसा हुआ है, जैसे अदर सोर्सेज का एलिमेंट घुसा हुआ है, उसको अलग करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कंसीडर्ड ओनली पीजीवीपी हेड। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब केवल पीजीवीपी हेड का जो नेट प्रॉफिट है वो ले लो। अगर अदर सोर्सेज वगैरह का कोई एलिमेंट घुसा हुआ है वो नेट प्रॉफिट के अंदर, उसको आपको हटाना पड़ेगा और रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता दिया, इसका मतलब कौन सा बिजनेस का नेट प्रॉफिट। एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप हम अगर नॉर्मल बिजनेस भी कैरी ऑन कर रहे हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस भी कैरी ऑन कर रहे हैं एंड स्पेकुलेटिव बिजनेस भी कैरी ऑन कर रहे हैं, तो कौन सा बिजनेस से रिलेटेड नेट प्रॉफिट लेना चाहिए। तीनों बिजनेस, बात समझ में आ रहा है। एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप हम का बुक प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप हम 3 टाइप का ही बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस, तीनों का ही ले लो। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया नॉर्मल बिजनेस प्लस स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD प्लस स्पेकुलेटिव बिजनेस अंडर सेक्शन 43 क्लॉज नंबर 5 में स्पेकुलेटिव बिजनेस के बारे में डेफिनेशन डाला गया है। क्लियर। तो नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, तीनों बिजनेस का हिसाब से जो नेट प्रॉफिट आ रहा है पीजीबीपी हेड का वो ले लो एंड उसके साथ एडजस्टमेंट करो। क्या एडजस्टमेंट करोगे, पीजीबीपी हेड का इनकम कंप्यूट करने के पर्पस में कौन सा सारा एडजस्टमेंट किया जाता है, इसके बारे में आपको अगर याद है तो स्टडी मटेरियल का एंड में एक प्रोफार्मा दिया गया है। वो प्रोफार्मा में जितना सारा एडजस्टमेंट दिया गया वो सारा एडजस्टमेंट के बारे में बात हो रहा है। हम आपको दिखा दे रहे हैं प्रोफार्मा। आ जाइए मेरे साथ, स्टडी मटेरियल में आ जाइए, स्टडी मटेरियल का एंड में आइए। दिस इज द प्रोफार्मा। पीजीबीपी हेड का इनकम कंप्यूट करने के पर्पस में ये प्रोफार्मा काम करता है। देखिए इसमें एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, फर्स्ट वो सारा एडजस्टमेंट हो रहा है जो बेसिकली एक्सपेंसेस है जिसको डेबिट किया गया था प्रॉफिट एंड लॉस में, चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस में जो सारा एक्सपेंसेस को डेबिट किया गया था बट नॉट अलाउएबल अंडर द पीजीबीपी हेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उसको एड बैक करना होता है। तो ये सारा एडजस्टमेंट इस बेसिक क्राइटेरिया के अंडर फॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट, लेस एक्सपेंडिचर अलाउएबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारा एलिमेंट्स बेसिकली इस बेसिक क्राइटेरिया के अंडर फॉल कर रहे हैं, ये सब लेस करना होता है। नेक्स्ट, इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बट नॉट टैक्सेबल और टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड, इसको भी लेस करना होता है, इसके अंडर ये सारा एलिमेंट फॉल कर रहे हैं। और लास्ट में जो एडजस्टमेंट होता है वो डिम्ड इनकम को ऐड करना होता है। बात यहां क्लियर। तो ये सारा एडजस्टमेंट करने के बारे में बात किया जा रहा है। आ जाइए हैंड रिटन स्टडी सेट में, तो मैंने लिखा एड बैक और लेस एज पर प्रोविजन मेंशन्ड अंडर द हेड पीजीबीपी हेड एक्सेप्ट रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट। और रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में कोई एडजस्टमेंट मत करो, उसके बारे में अलग से बात किया जाएगा। क्लियर। देखिए प्लस साइन देकर क्या लिखा गया, इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन अगर ऑलरेडी डेबिटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अगर उसको लेस किया गया है तो उसको एड बैक करो। सबसे पहले एड बैक करने में आपके पास जो फिगर आएगा, इतना सारा एडजस्टमेंट होने के बाद जो फिगर आएगा वो फिगर को हम लोग बोलेंगे पीजीबीपी बिफोर रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट। तो पीजीबीपी बिफोर रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट तक अगर आपने पहुंच गया, इसमें से आप इंटरेस्ट को लेस करो। इंटरेस्ट के बारे में अभी तक स्टडी नहीं किया, इंटरेस्ट के बारे में टेक्निकल बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। बाद में जब इंटरेस्ट स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये टेक्निकल बात। क्या लिखा गया, इंटरेस्ट एज पर पार्टनरशिप डेट और एक्चुअल इंटरेस्ट व्हिचएवर इज लेस। एट फर्स्ट आप पार्टनरशिप डेट को स्टडी करो। पार्टनरशिप डेट को स्टडी करके आप आइडेंटिफाई करने का कोशिश करो पार्टनरशिप डेट में कोई ऑथोराइजेशन डाला गया है कि नहीं विद रेस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डेट में ऑथराइजेशन डाला गया है विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, वो ऑथराइजेशन का क्वांटम कितना है वो भी आइडेंटिफाई करो। तो आपके पास एक फिगर आ गया। क्या फिगर, आपने एक क्वांटम को फिगर आउट किया। कौन सा क्वांटम, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टनर्स ऑथोराइज्ड इन द पार्टनरशिप डेट, उसको आपने फिगर आउट किया। तो आपके पास एक क्वांटम आ गया।
वो क्वांटम को आप क्या करो, वो क्वांटम को आप कंपेयर करो किसके साथ, एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट टू पार्टनर्स जो है उसके साथ कंपेयर करो। फिर बता रहे पार्टनरशिप डीड में जो ऑथोराइज्ड क्वांटम है विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, वो क्वांटम के साथ आप एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का जो क्वांटम है उसको आपने कंपेयर करो। कंपेयर करके जो लेस वाला फिगर होगा वो लेस वाला फिगर को आप पिकअप कर लो। बात यहां समझ में आ गया। तो आपके हाथ में वो लेस वाला फिगर है, अभी वो लेस वाला फिगर को आप कंपेयर करो 12% पर एनम वाला फिगर के साथ। 12% ऑन व्हिच कैपिटल एंड और लोन। आप लोग जानते ही हो कि इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन का बेसिस होता है कैपिटल एंड और लोन इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स। तो कैपिटल एंड और लोन जो इन्वेस्ट किया है पार्टनर्स ने उसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। इसलिए मैंने बताया 12% पर एनम ऑन कैपिटल एंड और लोन इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स। बात समझ में आ गया। तो आपके पास जो लेस फिगर था वो लेस फिगर को आपने कंपेयर कर रहे हो किसके साथ कंपेयर करो, 12% पर एनम ऑन कैपिटल एंड और लोन वाला फिगर के साथ। बात यहां तक समझ में आ गया। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, आपने ऑथोराइज्ड क्वांटम मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड विद रेस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, उसको आपने फिगर आउट किया था। वो जो क्वांटम आपने फिगर आउट किया था वो क्वांटम को आपने एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट टू पार्टनर्स के साथ कंपेयर किया। फिर जो लेस फिगर आया वो लेस फिगर को पिकअप किया। फिर वही लेस फिगर को आपने कंपेयर कर रहे हो 12% पर एनम ऑन कैपिटल एंड और लोन वाला फिगर के साथ। फिर जो लेस फिगर आएगा वो लेस फिगर को लेस करो। फिर जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस को आप बता सकते हो बुक प्रॉफिट। बात समझ में आ गया। और ये बुक प्रॉफिट के ऊपर रेमुनरेशन का कैलकुलेशन होगा। तो देखो इंटरेस्ट को लेकर मैंने आपको जितना टेक्निकल बात बताया वो टेक्निकल बात हो सकता है पूरा तरीके से आपको समझ में नहीं आया, वो तब समझ में आएगा जब इंटरेस्ट का स्टडी हम लोग करेंगे। आगे जाके हम लोग इंटरेस्ट का स्टडी करेंगे। चलिए इंटरेस्ट का स्टडी स्टार्ट करते हैं। बुक प्रॉफिट आपको समझ में आ गया। इंटरेस्ट का स्टडी देखिए। बुक प्रॉफिट में केवल इंटरेस्ट वाला पॉइंट हो सकता है आपको कंफ्यूजन है, तो इंटरेस्ट वाला पॉइंट को देख लेते हैं। आइए इंटरेस्ट वाला पॉइंट को देखने के लिए सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी को विजिट करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 1 केवल रेमुनरेशन को लेकर बात करते थे, बट सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3 रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट दोनों को लेकर बात करते थे। हम लोग केवल रेमुनरेशन का पेमेंट को देखा था, इंटरेस्ट का पेमेंट देखा नहीं था। अभी देखेंगे। आइए मेरा साथ सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3 में। देखिए सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 1 केवल रेमुनरेशन के रेस्पेक्ट में प्रोविजन डाला गया था, बट सब क्लॉज 2 में रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट दोनों के रेस्पेक्ट में प्रोविजन डाला गया था। सब क्लॉज 2 स्टडी करने में आपको रेमुनरेशन भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। रेमुनरेशन इंटरेस्ट दोनों मिलेगा। आपने रेमुनरेशन का स्टडी जब किए थे तो आपने देखा था नॉन वर्किंग पार्टनर्स को रेमुनरेशन पेमेंट करने में डिसअलाउड हो रहे थे, वर्किंग पार्टनर्स को रेमुनरेशन का पेमेंट करने में अलाउड था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पार्टनर्स काम करे बिजनेस में वही पार्टनर को मिलना चाहिए रेमुनरेशन। जो पार्टनर्स काम ना करे उसको अगर आप रेमुनरेशन पेमेंट करोगे कोई इशू नहीं है, पेमेंट कर सकते हो, बट पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करने के टाइम में उसके रेस्पेक्ट में डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। बात यहां समझ में आ रहा है। डिडक्शन आप क्लेम करोगे तो हम लोग डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। यही था बेसिक लॉजिक कि रेमुनरेशन का पेमेंट वर्किंग पार्टनर्स को करने में अलाउएबल था, नॉन वर्किंग पार्टनर्स को करने में अलाउएबल नहीं था। बट आप मुझे बताइए इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में सेम लॉजिक काम करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट तो होता है कैपिटल एंड और लोन इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स के ऊपर बेस करके। तो इसीलिए इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में वर्किंग पार्टनर्स वर्ड लिखा नहीं है। देखिए इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर लिखा गया। बात यहां समझ में आ गया। फिर देखिए सब क्लॉज 3 में भी रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट दोनों के रेस्पेक्ट में पॉइंट डाला गया था। आपने रेमुनरेशन के रेस्पेक्ट में स्टडी कर लिया था, इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में हम आपको बता रहे हैं कि रेमुनरेशन के रेस्पेक्ट में आपने जो स्टडी किया था वही स्टडी इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में भी काम करेगा। मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज्ड होना चाहिए, फिर ऑथोराइजेशन के अकॉर्डेंस पेमेंट होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव पेमेंट होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पेमेंट होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पेमेंट नहीं होना चाहिए। बट ये सब के बाद भी सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 4 ने और एक पॉइंट डाला। सब क्लॉज 4 ने क्या पॉइंट डाला कि मैक्सिमम रेमुनरेशन का जो क्वांटम है वो 12% पर एनम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर व्हिच इज ऑथोराइज्ड बाय, ऑब्वियसली कोई भी पार्टनर को आप इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हो, but that payment must be authorized in the partnership deed and payment must be in accordance with that authorization and should be with respect to
प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये सारा बात तो सही है, बट क्वांटम एक्सीड नहीं करना चाहिए 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बेसिस को, मतलब मैक्सिमम 12% पेमेंट होना चाहिए इंटरेस्ट। उससे ज्यादा पेमेंट होने में जो एक्स्ट्रा पेमेंट आप करोगे वो एक्स्ट्रा पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है? सो नाउ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टनर्स के रेस्पेक्ट में जो सारा समरी पॉइंट्स बन रहे वो कौन कौन सा समरी पॉइंट्स बन रहे, अब बताओगे सर। एट फर्स्ट हम लोगों ने जब स्टडी स्टार्ट किए थे रेमुनरेशन पेमेंट टू पार्टनर्स के रेस्पेक्ट में, तब हम लोगों ने डिस्टिंक्शन क्रिएट किए थे बिटवीन वर्किंग पार्टनर्स एंड नॉन वर्किंग पार्टनर्स। हम लोगों ने बताया था कि अगर रेमुनरेशन का पेमेंट वर्किंग पार्टनर्स के फेवर में किया जाए तो वो पेमेंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम इन दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर इन व्हिच दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म हैज पेड द रेमुनरेशन इन फेवर ऑफ द वर्किंग पार्टनर्स। बात यहाँ समझ में आया? बट दैट वाज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल अदर कंडीशंस। बहुत सारा कंडीशंस था, उसको फुलफिल करने में वर्किंग पार्टनर्स को जो रेमुनरेशन पे किया जा रहे थे वो रेमुनरेशन का पेमेंट डिडक्शन के रूप में अलाउ होते थे। केवल वर्किंग पार्टनर्स को पेमेंट करने में नहीं होते थे, और भी कंडीशंस थे। बात क्लियर है? बट नॉन वर्किंग पार्टनर्स को रेमुनरेशन का पेमेंट करने में कंप्लीटली डिसअलाउड होते थे। बात यहाँ तक क्लियर था ना? नाउ इंटरेस्ट पेमेंट के रेस्पेक्ट में ऐसा कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन वर्किंग पार्टनर्स एंड नॉन वर्किंग पार्टनर्स। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 2 अगर देखा जाए उसमें इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में फर्स्ट लिखा गया है, और लिखा गया है कि इंटरेस्ट पेमेंट कोई पार्टनर्स को करने में अगर वो इंटरेस्ट का पेमेंट पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज्ड है एंड वो ऑथोराइजेशन के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जा रहा है तब वो इंटरेस्ट पेमेंट अलाउड होगा। बात यहां समझ में आ रहा है? इसमें इंटरेस्ट वर्ड लिखा गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चलेगा एंड इंटरेस्ट ऑन लोन भी चलेगा। बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही होना चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन बोलो, दोनों ही हम लोग ले लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड और लोन अगर पेमेंट किया जा रहा है इन फेवर ऑफ पार्टनर्स तो दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अगर वो इंटरेस्ट का पेमेंट पार्टनरशिप डेट में ऑथोराइज्ड है एंड ऑथोराइजेशन के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जा रहा है। बात यहाँ तक क्लियर है? एंड सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 3 क्या बता रहे थे? सब क्लॉज 3 बता रहे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3 से जो सारा समरी पॉइंट्स हमने तैयार किया वो सारा समरी पॉइंट्स कौन कौन सा है? नंबर 1 पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी इन फेवर ऑफ पार्टनर्स। Second, payment of interest must be authorized in the partnership deed. Third, payment of interest must be in accordance with the authorization in the partnership deed. Fourth, payment of interest must be with prospective effect. बात समझ में आया? चार पॉइंट्स को एक साथ बताएंगे तो इंटरेस्ट का पेमेंट पार्टनर्स को होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द ऑथोराइजेशन इन द पार्टनरशिप डीड विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बात यहाँ समझ में आ गई? नाउ सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर 20 सब क्लॉज 4 ने एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल रहे, लिमिट डाल रहे, बता रहे इंटरेस्ट का पेमेंट 12% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट बेसिस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट का पेमेंट मैक्सिमम हो सकता है 12% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट बेसिस, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैक्सिमम लिमिट डाल रहे सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर 20 सब क्लॉज 4 इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में। दो उदाहरण देने में आपको मैटर क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप डीड ने ऑथोराइजेशन डाला in respect of payment of interest in favor of partners subject to a maximum of 20% per annum on simple interest basis, but actual में पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स के फेवर में इंटरेस्ट पे किया 25% पर annum on simple interest basis। बात क्या बता रहे? ऑथोराइजेशन था क्या इंटरेस्ट पेमेंट के रेस्पेक्ट में? पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइजेशन था। कितना ऑथोराइजेशन था? 20% पर annum on simple interest basis। ये मैक्सिमम ऑथोराइजेशन था, बट एक्चुअल में पेमेंट कितना किया गया? 25% पर एनम। तो आप क्या करोगे? आप व्हिचएवर इज लोअर ले लोगे। व्हिचएवर इज लोअर का मतलब क्या है? 20%, 25%, व्हिचएवर इज लोअर 20%, तो 20% आपने पकड़ लिया। फिर क्या करोगे? 20% को 12% पर एनम वाला फिगर के साथ 20%, 12% दोनों में व्हिचएवर इज लोअर 12%, तो एक्चुअल में 12% पर एनम बेसिस पे अलाउ किया जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट के रेस्पेक्ट में डिडक्शन। बात यहाँ समझ में आया नहीं आया? आपके पास फॉर्मूला सिंपल है कि ऑथोराइजेशन एंड एक्चुअल पेमेंट व्हिचएवर इज लोअर वो ले लो, वो लोअर वाला फिगर के साथ 12% फिगर को कंपेयर करो, तो लोअर वाला फिगर एंड 12% व्हिचएवर इज लोअर वो होगा एक्चुअल में डिडक्शन का फिगर। बात यहाँ क्लियर? और एक उदाहरण दे रहे, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप डीड ने ऑथोराइज कर रहे इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। क्लियर? बट एक्चुअल में इंटरेस्ट पे किया गया है 14% पर एनम। अब बताइए मुझे, 8% ऑथोराइजेशन था बट 14% रेट पे इंटरेस्ट पे किया गया, सिंपल इंटरेस्ट बेसिस।
8% पर एनम ऑथराइजेशन था, बट 14% पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट पे किया गया। तो 8% एंड 14%, व्हिच एवर इज लोअर? 8%। अभी 8% को 12% के साथ कंपेयर कर, व्हिच एवर इज लोअर? 8%। तो 8% का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब 12% एक्ट ने परमिशन दे रहे थे, बट सिंस ऑथोराइजेशन इन द पार्टनरशिप डीड वाज 8%, तो 8% से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। बहुत ध्यान समझ में आया? कम डालने में पार्टनरशिप डीड में अगर 12% और उससे कम डाला कोई इशू नहीं है, बट ज्यादा डाला तो 12% पर एनम बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बात यहां तक क्लियर हो गया ना? अभी देखिए हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में। कौन सा एक्सप्लेनेशन? आइए मेरे साथ देखिए। एक्सप्लेनेशन 1 सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे। और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए लिखा गया पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रिप्रेजेंट कौन करता है? कर्ता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रिप्रेजेंट होता है कर्ता के थ्रू। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनना चाहते तो कर्ता के थ्रू बनेगा। एक्चुअल में पार्टनर कौन है? एक्चुअल में पार्टनर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बट कर्ता के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, तो कर्ता पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी हो गया। बात यहाँ क्लियर हो रहा है ना? पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का उदाहरण केवल एचएफ के केस में प्लेस किया जा सकता है, ऐसा बात कंप्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का उदाहरण और केसेस में भी प्लेस किया जा सकता है। जैसे मान लो कि ए एंड बी दो इंडिविजुअल्स है, दोनों के बीच में आपस में फ्रेंडशिप का रिलेशन भी हो सकता है, दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ए एंड बी दो इंडिविजुअल्स है, ए अपना पैसा कोई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल के रूप में निवेश करना चाहते हैं, मतलब ए एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनना चाहते हैं, बट ए ने क्या किया? बी के थ्रू पैसा निवेश किया। ए तो एक्चुअल में पार्टनर बन गया, बट बी के थ्रू निवेश किया, इसलिए बी क्या हो गया? बी हो गया पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो आपको समझ में आ रहा है? पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का उदाहरण कई सारा केसेस में प्लेस किया जा सकता है। नाउ पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी कौन सा कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में लिखा गया है वो समझना जरूरी है। आइए एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को स्टडी करते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या बता रहे हैं? वेयर एन इंडिविजुअल इज ए पार्टनर इन ए फर्म ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी जो है वो केवल इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो तो कोई भी एंटिटी हो सकता है, बट जो पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी है दैट पार्टनर मस्ट बी इंडिविजुअल। पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी मस्ट बी इंडिविजुअल। जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो कोई भी एंटिटी हो सकता है। बात यहाँ क्लियर? वेयर एन इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन ए फर्म ऑन ए बिहाफ or for the benefit of any other person. Such partner and other person being hereinafter referred to as the partner in representative capacity and person so represented. तो जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको हम लोग बताएंगे पर्सन सो रिप्रेजेंटेड, और जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम लोग बताएंगे पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। नेक्स्ट नंबर 1, इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू सच इंडिविजुअल। सच इंडिविजुअल का मीनिंग क्या डेराइव किया जाएगा? सच इंडिविजुअल का मीनिंग डेराइव किया जाएगा वो पैराग्राफ से जो पैराग्राफ में इंडिविजुअल वर्ड को एक्सप्लेन किया गया था इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आप लोग अभी स्टडी कर रहे हो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के अंडर क्लॉज नंबर 1। तो क्लॉज नंबर 1 का जो अबव पैराग्राफ है, मतलब एक्सप्लेनेशन नंबर 1 का फर्स्ट पैराग्राफ, दिस वन, इस पैराग्राफ में इंडिविजुअल को एक्सप्लेन किया गया था और बताया गया था इंडिविजुअल का मतलब पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के अंडर आप जब क्लॉज नंबर 1 क्लॉज नंबर 2 स्टडी करोगे तो दोनों क्लॉजेस में सच इंडिविजुअल वर्ड जैसे काउंटर करोगे, सच इंडिविजुअल का मीनिंग क्या डेराइव करोगे? सच इंडिविजुअल का मीनिंग डेराइव करोगे पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। बात समझ में आ गया? आइए स्टडी कंटिन्यू करते हैं। इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू सच इंडिविजुअल, सच इंडिविजुअल का मतलब है पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। आगे लिखा हुआ है अदरवाइज देन एज पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। आप बताओगे सर कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। आपने बताया सच इंडिविजुअल का मतलब पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, बट लॉ मेकर ने एक्सप्लेन कर रहे अदरवाइज देन एज पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया? कोई भी कंट्राडिक्शन क्रिएट नहीं हुआ है।
मैंने बताया सच इंडिविजुअल का मतलब पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। लॉ मेकर भी बता रहे सच इंडिविजुअल का मतलब पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी थ्रू पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ द एक्सप्लेनेशन नंबर 1। बट आपने जब क्लॉज नंबर 1 स्टडी कर रहे हो सच इंडिविजुअल का बगल में लिखा हुआ है अदरवाइज देन एज पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब इंटरेस्ट पे किया जा रहा है सच इंडिविजुअल को, सच इंडिविजुअल मतलब वो इंडिविजुअल जो पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के रूप में काम कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल को जब इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में, नॉट एज ए पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। देखो एक इंसान का अलग अलग रूप हो सकता है ना, जैसे मानो कि आपका पापा का अलग अलग रूप नहीं है। आपका पापा आपके लिए पापा है, फिर आपका ग्रैंड मामा ग्रैंड पापा के लिए वो बेटा है, फिर आपका आंटी के लिए वो ब्रदर है, फिर आपका मामी के लिए वो हस्बैंड है। तो एक इंसान का अलग अलग रूप हो सकता है। यहाँ पे इंडिविजुअल का अलग अलग रूप है। इंडिविजुअल पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के रूप में काम कर रहे थे, बट जब इंटरेस्ट रिसीव किया पार्टनरशिप फर्म से, रिसीव नहीं किया एज ए पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, वो रिसीव किया अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में। मतलब वो खुद लोन इन्वेस्ट किया था, लोन ग्रांट किया था पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म उसको क्या कर रहे हैं? उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनरशिप फर्म को लोन ग्रांट किए थे। अभी पार्टनरशिप फर्म उसको जब लोन का इंटरेस्ट पे करेगा तो पार्टनरशिप फर्म से वो लोन का इंटरेस्ट रिसीव करेगा अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में। पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में तो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव नहीं कर रहे। बात समझ में आ रहा है? तो अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में जैसे रिसीव कर रहे हैं उसके ऊपर सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी लागू नहीं होना चाहिए। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी तो लागू होता है पार्टनर के ऊपर। वो तो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन ग्रांट किए थे, नॉट एज ए पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। इसीलिए लिखा गया shall not be taken into account for the purpose of this clause। बात यहां समझ में आया? तो जब एक इंडिविजुअल पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के रूप में काम कर रहे थे, बट लोन ग्रांट किया पार्टनरशिप फर्म को एज इंडिविजुअल कैपेसिटी, लोन के ऊपर जब इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट को वो इंडिविजुअल रिसीव करेगा अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, नॉट एज ए पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। वो इंटरेस्ट के ऊपर सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी का कंडीशन से अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट पार्टनर रिसीव नहीं कर रहे, एक इंडिविजुअल रिसीव कर रहे जो पार्टनरशिप फर्म को लोन ग्रांट किए थे। बात यहां समझ में आया? आगे जाके हम लोग उदाहरण क्रिएट करके और बताएंगे। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 2 क्या बता रहे? इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू सच इंडिविजुअल। सच इंडिविजुअल का मतलब पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी वाला इंडिविजुअल। इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू सच इंडिविजुअल एज पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। मतलब जो इंडिविजुअल पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के रूप में कोई एक पार्टनरशिप फर्म में अपना नाम एंटर किया, वही इंडिविजुअल को इंटरेस्ट पे किया जा रहा है एंड वही इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं एज ए पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो बताओ इस इंटरेस्ट के ऊपर सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी अप्लाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के रूप में वो इंडिविजुअल ने रिसीव किया इंटरेस्ट, तो पार्टनरशिप फर्म जब अपना पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करेंगे वो इंटरेस्ट के ऊपर सेक्शन नंबर 40 बी को अप्लाई करते हुए पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करेंगे। एंड इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू द पर्सन सो रिप्रेजेंटेड shall be taken into account for the purpose of this clause। बात समझ में आया? दिस क्लॉज का मतलब सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी। सकता है आपके लिए दिस पर्टिकुलर लाइन डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। कौन सा लाइन? इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू द पर्सन सो रिप्रेजेंटेड। नाउ सो रिप्रेजेंटेड का मतलब क्या है? देखिए अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कोई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म में अपना नाम एंटर किया एज ए पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो काम कर रहे हैं एज अ पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, वो सारा काम कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन। सारा काम कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन। नाउ जब इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो पर्सन को जो पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के रूप में काम करे वो इंटरेस्ट भी रिसीव करेगा ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन। इसीलिए लिखा गया है इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू द पर्सन सो रिप्रेजेंटेड। मतलब पर्सन जो काम कर रहे थे एज ए पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के रूप में, उसको जब इंटरेस्ट मिला वो इंटरेस्ट को रिसीव किया दूसरा कोई पर्सन के बिहाफ में और उसका बेनिफिट के लिए, मतलब जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए। इसीलिए लिखा गया सो रिप्रेजेंटेड। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए जब पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, मतलब एक्चुअल में पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के रूप में जो पर्सन काम कर रहे हैं उसको इंटरेस्ट पे किया गया, बट वो इंटरेस्ट रिसीव किया एक्चुअल पार्टनर के बिहाफ में और उसका बेनिफिट के लिए,
तो वो इंटरेस्ट के ऊपर अप्लाई होना चाहिए सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी, क्योंकि सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी पार्टनर को इंटरेस्ट पेमेंट करने में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया गया, बट थ्रू पे किया गया, किसके थ्रू? वो पर्सन के थ्रू जो काम कर रहे थे पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के रूप में। बात समझ में? नाउ एक उदाहरण देने में मैटर पूरा तरीका से क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी का उदाहरण को प्लेस किया गया है हैंडिटन स्टडी शीट के थ्रू। तो आपको विजिट करना पड़ेगा हैंडिटन स्टडी शीट। आइए मेरे साथ हैंडिटन स्टडी शीट को स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। हैंडिटन स्टडी शीट में जहां बुक प्रॉफिट एंड हो रहे ठीक उसके नीचे देखिए आपको मिला एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी के नीचे उदाहरण प्लेस किया गया है। देयर इज ए पार्टनरशिप फर्म एंड एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर के रूप में एंटर किया। देयर आर अदर पार्टनर्स ऑल्सो, जिसको लेकर अभी हम बात नहीं करेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने क्या किया? अपना कैपिटल डाला पार्टनरशिप फर्म में टू बिकम ए पार्टनर, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रिप्रेजेंट कौन कर रहे? कर्ता। कर्ता के थ्रू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने पार्टनरशिप फर्म में एंटर किया। तो बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने एक्चुअल में पार्टनर तो बन गया, बट किसके थ्रू प्रेजेंट हुआ? कर्ता ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के थ्रू प्रेजेंट हुआ। इसीलिए कर्ता ऑफ एचएफ को हम लोग बताएंगे पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम लोग बताएंगे पर्सन सो रिप्रेजेंटेड। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे कर्ता, इसलिए कर्ता को बताएंगे पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को बताएंगे पर्सन सो रिप्रेजेंटेड, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बात यहाँ क्लियर हो गया ना? देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल डाला, कर्ता के थ्रू सारा काम हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है लोन भी ग्रांट किया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने पार्टनरशिप फर्म को, इसलिए मैंने लिखा कैपिटल एंड और लोन। बात समझ में आया? कैपिटल एंड और लोन डाला, कौन डाला? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने पार्टनरशिप फर्म में डाला, बट किसके थ्रू सारा काम हो रहा है? कर्ता के थ्रू सारा काम हो रहा है। क्लियर हो गया? नाउ पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा? कर्ता को इंटरेस्ट पे करेगा, कर्ता के थ्रू सारा काम हो रहा है ना। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने जो कैपिटल एंड और लोन डाला उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो इंटरेस्ट का पेमेंट पार्टनरशिप फर्म कर्ता के थ्रू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को करेगा। बात यहाँ तक क्लियर हो रहा है? देखो डायरेक्टली भी कर सकते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, बट कर्ता के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर कर्ता के थ्रू इंटरेस्ट पे कर रहा है पार्टनरशिप फर्म तो कर्ता को इंटरेस्ट मिला, बट कर्ता इंटरेस्ट को रिसीव किया एज ए पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। कर्ता ने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंटरेस्ट को रिसीव नहीं किया, कर्ता ने इंटरेस्ट को रिसीव किया एज ए पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो बताइए ये वाला इंटरेस्ट जो कर्ता ने रिसीव किया ये तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव रिसीव किया, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो रिसीव नहीं किया। इसीलिए एक्चुअल में ये इंटरेस्ट का पेमेंट पार्टनर को किया गया है, बट कर्ता के थ्रू किया गया है। तो इसके ऊपर सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी लागू होगा। बात समझ में आए? तो आप लिख के रखो सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी लागू होगा। मतलब सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी का जो सारा कंडीशंस है रिगार्डिंग इंटरेस्ट वो सब लागू हो जाएगा ये वाला इंटरेस्ट के ऊपर जो पार्टनरशिप फर्म ने कर्ता को पेमेंट किया एंड कर्ता ने रिसीव किया रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के रूप में। ऐसा भी हो सकता है पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट डायरेक्टली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को पेमेंट किया, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली एक्चुअल पार्टनर को ही पेमेंट हो रहा है, तो ये वाला इंटरेस्ट के ऊपर भी तो सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी लागू होगा। देखो सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी तब लागू होता है जब पार्टनर को पेमेंट किया जाता है, चाहे डायरेक्टली पेमेंट किया जाए चाहे इनडायरेक्टली पेमेंट किया जाए। यही बात बताने का कोशिश कर रहा है कौन? ये बात बताने का कोशिश कर रहा है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी। इसीलिए ये दोनों इंटरेस्ट के ऊपर, कौन सा दोनों इंटरेस्ट? दिस इंटरेस्ट एंड दिस इंटरेस्ट, ये दोनों इंटरेस्ट के ऊपर सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी लागू होगा। क्योंकि पार्टनरशिप हमने डायरेक्टली अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इंटरेस्ट पे कर रहे तो पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, इसके ऊपर तो सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी लागू होगा। एंड अगर पार्टनरशिप हमने कर्ता को इंटरेस्ट पेमेंट किया, कर्ता ने इंटरेस्ट को रिसीव किया रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के रूप में, मतलब कर्ता के थ्रू इंटरेस्ट एक्चुअल में पेमेंट किसको किया जा रहा है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, एक्चुअल पार्टनर को। तो इसके ऊपर भी सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी लागू होना चाहिए, इसीलिए लागू हो रहा है। बात यहां समझ में आ गया? नेक्स्ट, अगर मान लो कर्ता ऑफ एचयूएफ लोन ग्रांट कर रहा है इन फेवर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देखिए लोन ग्रांट किया जा रहा है, अब एरो देखिए, इन फेवर ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय द कर्ता ऑफ एचयूएफ। कर्ता ऑफ एचयूएफ लोन ग्रांट कर रहा है इन फेवर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बट कर्ता ऑफ एचयूएफ लोन ग्रांट कर रहा है इन फेवर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी।
नॉट एज ए पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। मतलब ये जो लोन ग्रांट किया जा रहा है बाय द कर्ता ऑफ एचयूएफ, ये वाला इन्वेस्टमेंट के साथ एचयूएफ का कोई लेना देना नहीं। कर्ता ऑफ एचयूएफ इन्वेस्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, इन्वेस्टमेंट का रूप क्या है, लोन ग्रांट किया जा रहा है। तो यहाँ पे एचयूएफ का पैसा के साथ कोई लेना देना नहीं है ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का। मतलब ऐसा नहीं है कि एचयूएफ ने कर्ता के थ्रू पार्टनरशिप फर्म में लोन ग्रांट कर रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो रहा है। कर्ता ऑफ एचयूएफ अपना पर्सनल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में एज ए लोन। तो कर्ता ऑफ एचयूएफ को जब इंटरेस्ट मिलेगा लोन के ऊपर, कर्ता ऑफ एचयूएफ वो इंटरेस्ट को रिसीव करेगा अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में, नॉट एज ए पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का मतलब क्या है, वो पर्सन जिसके थ्रू सारा काम हो रहा है। अगर एचयूएफ ने कर्ता के थ्रू इन्वेस्ट किया था तो कर्ता के थ्रू एचयूएफ को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो पहले कर्ता के पास आता, फिर कर्ता वो पेमेंट कर देते एचयूएफ को, उसमें सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी लागू होते, क्योंकि एक्चुअल पार्टनर कोई पेमेंट किया जा रहा है बट थ्रू कर्ता पेमेंट किया जा रहे थे। बट अभी जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कर्ता अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन ग्रांट किया पार्टनरशिप फर्म को, तो जब इंटरेस्ट भी रिसीव करेगा अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही रिसीव करेगा। तो ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी लागू नहीं होगा, मतलब 12% वगैरह का क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी में जो भी सारा कंडीशन है रिगार्डिंग इंटरेस्ट वो लागू नहीं होगा दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर जो कर्ता ऑफ एचयूएफ रिसीव कर रहे हैं अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी लिखो, लिखने के बाद काट दो, मतलब सेक्शन 40 क्लॉज बी लागू नहीं होगा। तो सेक्शन 40 क्लॉज बी इसमें लागू हो रहे, इसमें लागू हो रहे। बात समझ में आया। मतलब चाहे आप एक्चुअल पार्टनर को डायरेक्टली पेमेंट करो, चाहे पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के थ्रू पेमेंट करो, जब इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहे हैं एक्चुअल पार्टनर को डायरेक्टली, नहीं तो पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के थ्रू इनडायरेक्टली, दोनों केसेस में सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी लागू होगा। बट जब पर्सन इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी वाला बंदा अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन ग्रांट किया था पार्टनरशिप फर्म को एंड अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट के ऊपर सेक्शन 40 क्लॉज भी लागू नहीं हो सकता है। बात क्लियर हो गया पूरा तरीका से। नाउ अभी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को स्टडी करेंगे। आइए मेरे साथ एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बता रहे, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बता रहे वेयर एन इंडिविजुअल, कौन सा इंडिविजुअल पता नहीं है, कौन सा इंडिविजुअल आगे जाके पता चलेगा। वेयर एन इंडिविजुअल इज ए पार्टनर इन ए फर्म अदरवाइज देन एज पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। मतलब एक इंडिविजुअल एक्चुअल में पार्टनर है एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का, नॉट एज ए पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। दूसरे किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा बात नहीं, वो एक्चुअल में खुद ही पार्टनर है। Where an individual is a partner in a firm otherwise than as a partner in a representative capacity, interest paid by the firm to such individual, such individual का मतलब यहाँ पे क्या है, such individual का मतलब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के लिए एक्चुअल पार्टनर है। बात समझ में आ रहा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के लिए सच इंडिविजुअल का मतलब क्या था, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के लिए सच इंडिविजुअल का मतलब था पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, बट एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के लिए सच इंडिविजुअल का मतलब है एक्चुअल पार्टनर। बात क्लियर। shall not be taken into account for the purpose of this clause, मतलब सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी अप्लाई नहीं होगा ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर। इफ सच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब क्या है, एक्चुअल पार्टनर को पेमेंट किया जा रहा है इंटरेस्ट, फिर भी लागू नहीं होगा सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी। आपने तो बताया था कि एक्चुअल पार्टनर को जब इंटरेस्ट पे किया जाए, चाहे डायरेक्टली पे किया जाए चाहे इनडायरेक्टली पे किया जाए बाय द पार्टनरशिप फर्म, वो इंटरेस्ट के ऊपर सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी लागू होगा। अभी तो बता रहे लागू नहीं होगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। उदाहरण देखने में आपको मैटर समझ में आएगा। देखिए हैंड रिटन स्टडी शीट में फिर से आ जाइए, हैंड रिटन स्टडी शीट में फिर से आ जाइए, नीचे की तरफ देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 2 सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी मिला, नीचे आपको उदाहरण मिलेगा। बेसिकली ध्यान देना पड़ेगा, जो पोर्शन को येलो से सर्किल किया जा रहा है दिस वन, इसको फिर से स्टडी करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसका स्टडी आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। दिस पोर्शन बेसिकली रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी, बट आपको चाहिए वो उदाहरण जो रिलेटेड है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 टू सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी के साथ। वो उदाहरण कहां मिलेगा,
ये जो अभी हम सर्किल कर रहे हैं, दिस वन, ये वाला उदाहरण एक्सप्लेनेशन नंबर 2 टू सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी के साथ रिलेटेड है। बेसिकली एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के टाइम में मैंने जो उदाहरण आपके सामने प्लेस किया था, वही उदाहरण कंटिन्यू हो रहा है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में, इसीलिए दोनों को कंबाइन करके प्रेजेंट किया गया। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 अंडरस्टैंड करने के टाइम में जो उदाहरण प्लेस किया गया था, उसमें मैंने बताया था एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने एक्चुअल में पार्टनर बना एक पार्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का, बट थ्रू कर्ता। इसमें क्या हुआ था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने एक्चुअल में पार्टनर बन गया, बट कर्ता के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे थे, इसलिए कर्ता को बताया था पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को बताया था पर्सन सो रिप्रेजेंटेड। नाउ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने अगर इंटरेस्ट रिसीव करे पार्टनरशिप फर्म से, चाहे डायरेक्टली रिसीव करे चाहे इनडायरेक्टली कर्ता के थ्रू रिसीव करे, मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन नंबर 1 स्टडी करने के टाइम में दोनों के ऊपर सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी अप्लाई होगा। बट अभी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 स्टडी करने के बाद आप क्या बताओगे, आप बताओगे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2 दोनों का कंबाइंड स्टडी में बन रहा है। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो एक्चुअल में पार्टनर है, वो अगर पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट रिसीव करे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली थ्रू पार्टनर इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी मतलब कर्ता, दोनों केस में सेक्शन 40 क्लॉज बी अप्लाई तब होगा जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने एक्चुअल पार्टनर के रूप में इंटरेस्ट रिसीव करे तब। नहीं तो अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने किसी से पैसा लेकर, हो सकता है कर्ता से पैसा लिया, हो सकता है और किसी से पैसा लिया, बात समझ में आ रही है क्या बता रहे हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पैसा नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने कर्ता से पैसा लिया, नहीं तो और किसी बाहर वालों से पैसा लिया, लेकर वो पैसा लोन के रूप में ग्रांट कर दिया पार्टनरशिप फर्म को, और वही लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। अभी बताइए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे पार्टनरशिप फर्म से, वो एक्चुअल पार्टनर के रूप में तो रिसीव नहीं कर रहे, क्योंकि पैसा तो उनका है नहीं, वो तो कर्ता से लिया था, मतलब कर्ता ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के थ्रू निवेश किया था, और नहीं तो कर्ता ना होकर और कोई भी बाहर वालों भी हो सकता है जिन्होंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के थ्रू पार्टनरशिप फर्म में लोन ग्रांट किया था। हो सकता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का और कोई मेंबर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के थ्रू पार्टनरशिप फर्म में लोन ग्रांट किया। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने जब लोन ग्रांट किया, बट वो लोन का पैसा अपना नहीं है और किसी का पैसा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के थ्रू रूट होकर पार्टनरशिप फर्म में लोन के रूप में जा रहे, वो लोन के ऊपर जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इंटरेस्ट मिलेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्चुअल में पार्टनर है, फिर भी वो इंटरेस्ट के ऊपर सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी लागू नहीं होगा, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने एक्चुअल पार्टनर के रूप में वो इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया और किसी का बिहाफ में और किसी का बेनिफिट के लिए पैसा को रिसीव किया। यही बात कर रहे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 टू सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी। बात समझ में आ गया? देखिए लास्ट लाइन को देखिए, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 का जो लास्ट लाइन है, देखिए क्या लिखा गया था एक्सप्लेनेशन नंबर 2 का लास्ट लाइन में। देखिए, इफ सच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय हिम मतलब एक्चुअल पार्टनर, हमारा केस में क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो एक्चुअल पार्टनर जब दूसरा किसी का बिहाफ में नहीं तो बेनिफिट के लिए इंटरेस्ट रिसीव करेगा पार्टनरशिप फर्म से, वो इंटरेस्ट के ऊपर सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी लागू नहीं होगा। बात समझ में आ गया? इसलिए लिखा हुआ था शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज मतलब सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो है ना, उसका स्टडी ऑलरेडी हो गया है। बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए जो चैप्टर 4D है ना, चैप्टर 4D का मतलब पीजीबीपी, मैंने ऑलरेडी हैंड रिटन स्टडी सेट के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे बुक प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। वो बात लॉ मेकर ने एक्सप्लेनेशन नंबर 3 के थ्रू बताया था, मैंने उसको आपको समझाया स्टडी सेट में हैंड रिटन चार्ट के थ्रू। क्लियर? नीचे एक्सप्लेनेशन नंबर 4 आपको मिलेगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में क्या लिखा गया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज वर्किंग पार्टनर मीन्स, वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या है, एन इंडिविजुअल हु इज एक्टिवली एंगेज्ड in conducting the affairs of the business or profession of the firm of which he is a partner। बात समझ में आया? मतलब वर्किंग पार्टनर फुल टाइम बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, होल ऑफ द अफेयर्स भी मैनेज कर सकते हैं, पार्ट ऑफ द अफेयर्स भी मैनेज कर सकते हैं, कितना घंटा काम करेगा ये सब कोई स्टिपुलेशन इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी का स्टडी एंड होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 40 क्लॉज नंबर बी ए।